अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खुशामदीद कहते हैं आपके प्रोग्राम में यू आस्क्ड फॉर इट। आज का प्रोग्राम एक दफ़ा फिर से हमारे साथ और हो ये रहा था कि मैं और डॉक्टर साहब ये प्रोग्राम लेके आ रहे थे और डॉक्टर साहब की ये ख्वाहिश थी कि हमारे जो और प्रोफेशनल्स भी हैं वो भी इसमें हिस्सा लें ताकि आपको मैक्सिमम इस प्रोग्राम से फ़ायदा पहुँचे। और मैं आज के प्रोग्राम के शुरका में डॉक्टर सदाकत तो हमेशा की तरह होते हैं। पहले मैं आपको खुशामदीद कहूँगा डॉक्टर सदाकत अली, वंस अगेन आपको वेलकम कहते हैं। सर आप तो जा रहे थे मैच देखने तो मैच कैसे देख सकते थे जबकि प्रोग्राम का टाइम और मैच का टाइम मैच ही नहीं कर रहा। ज़बरदस्त हो गया। वी आर हैप्पी टू हैव यू हियर। मेरे साथ तशरीफ़ रखती हैं शुमाइला बतूल, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर हैं विलिंग वेज की, और शी इज़ वन ऑफ द वेरी पॉपुलर साइकोलॉजिस्ट हेयर इन पेशेंट्स। आपको मैं वेलकम कहता हूँ। और हमारी जो है इसी साल हमें ज्वाइन किया है मिस पारस ने। मिस पारस, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। शी इज़ ऑल्सो ए वेरी अपकमिंग ब्रिलियंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। सो ये डॉक्टर साहब पूरा पैनल ही आज तो हमने बना लिया। डॉक्टर साहब पैनल की एक ज़रूरत इसलिए भी थी कि गुज़श्ता 40 साल से आप जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसमें आपने बड़ी जेहतें निकाली। जब आपने प्रोग्राम ट्रीटमेंट का आगाज़ किया, एडिक्शन ट्रीटमेंट का आगाज़ किया, तो बुनियादी तौर पे इंडोर ट्रीटमेंट से आप लेके चले और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब विलिंग वेज का मॉडल आप लेके आए तो इसमें आगे बढ़ते हुए आपने आउटडोर ट्रीटमेंट भी इंट्रोड्यूस किया। और उसको बज़ाहिर शुरू में बहुत मुश्किल नज़र आता था कि इतनी मुश्किल क्रॉनिक डिज़ीज़ है और उसको कैसे आउटडोर बेसिस पे हैंडल किया जाएगा। तो मैं आज आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ख़ास तौर पे एडिक्शन जो सब्सटेंस एब्यूज़ और फिर अल्कोहलिज़म, इसके जो क्रॉनिक पेशेंट्स होते हैं बड़ी देर से उनकी फैमिलीज़ और ख़ुद जो है इस मुसीबत में गिरफ़्तार होते हैं और उनकी पूरी फैमिलीज़ जो हैं वो भी शैम्बल्स में होती हैं और वो ख़ुद भी शेम में होते हैं। तो इसमें इंडोर ट्रीटमेंट क्या रोल प्ले करता है, आउटडोर ट्रीटमेंट कैसे मुमकिन है, और इस एडिक्शन के चक्कर से, बल्कि घन चक्कर से फैमिलीज़ को और पेशेंट को किस तरह से रिकवरी में लाएं, कैसे रेस्क्यू करें? आपने दुरुस्त कहा कि 40 साल पहले जब मैंने कदम रखा एडिक्शन से रिकवरी के शोबे के साथ, मैंने अपना ताल्लुक़ जोड़ा, तो उस वक्त आउटडोर ट्रीटमेंट का कोई तस्वर दुनिया में कहीं भी नहीं था जी। और पिछले कोई 300 साल से इंडोर ट्रीटमेंट हो रहा था। और जब मैंने इस शोबे में काम का आगाज़ किया तो मुझे वही करना था जो पहले हो रहा था, लेकिन मैं कभी भी इस बात से 100% मुत्तफ़िक नहीं था कि हर पेशेंट के लिए इलाज इंडोर ही होना चाहिए और आउटडोर की कोई ऑप्शन नहीं होनी चाहिए। लेकिन उस वक्त चूँकि दुनिया में रवाज और दस्तूर ऐसा ही था तो मुझे भी वही करना पड़ा। लेकिन बाद फिर बड़ी ज़बरदस्त डेवलपमेंट्स हुई, जैसे दिल की बीमारियों के इलाज में डेवलपमेंट्स हुई, डायबिटीज़ में डेवलपमेंट्स हुई, तो फिर एडिक्शन और दीगर प्राइमरी क्रॉनिक इलनेसेस के इलाज में भी बहुत बेहतरी आई जी। और एडिक्शन अल्कोहलिज़म चूँकि एक बहुत बड़ा मसला है फर्स्ट वर्ल्ड का, जिसे अमेरिका कहते हैं, कनाडा और यूरोप का ये बहुत बड़ा मसला है, तो वहाँ इस पे बड़ी तहकीकात हो रही थी और 1970 से ख़याल ये आने लगा था माहिरीन को कि हर मरीज़ का जो इलाज है वो इंडोर में नहीं होना चाहिए। कुछ ना कुछ मरीज़ ऐसे ज़रूर बीच में से निकल सकते हैं कि जिनका इलाज आउटडोर बुनियादों पर भी हो जी। और पिछली सेंचुरी के अख्ताम तक इसमें बहुत पेशरफ्त हो चुकी थी, बहुत आगे बढ़ चुकी थी बात, और दुनिया के चीदा मराकज़ में ऐसे मरीज़ों का इलाज आउटडोर बुनियादों पर होना शुरू हो गया जो बहुत सेल्फ मोटिवेटेड थे, यानी जो खुद से आके सामने कुर्सी पर बैठ जाते हैं कि जी मैं शराब या ड्रग्स को छोड़ना चाहता हूँ, तो आप मेरी कैसे मदद कर सकते हैं। ये पेशेंट तो कोई हिट बॉटम ही हो चुके होंगे, बिल्कुल अपनी ज़िंदगी से तंग आ चुके होंगे, कई कोशिशें करने के बावजूद ऐसी स्टेज पे पहुँचे, क्योंकि अक्सर लोगों के तो मज़े लगे होते हैं, वो खुद आके नहीं कहते मेरा इलाज करो। नहीं, बात इसके बरक्स थी, क्योंकि जो हिट बॉटम हो चुके होते हैं, जिनको बहुत मसाइल होते हैं, जो बहुत बर्बादियों का सामना कर चुके होते हैं, वो समझते हैं कि अब उन्होंने सुधरना है, तो क्या सुधरना है, क्योंकि वो अपनी
ज़िंदगी को हर पहलू से बर्बाद कर चुके होते हैं और मायूस हो चुके होते हैं, और वो ज़िंदगी में दिलचस्पी खो चुके होते हैं हकीकी मानों में, और उनके लिए जीना मरना कोई ख़ास फ़र्क नहीं रखता। तो ये वो पेशेंट थे जो फंक्शनल थे और ड्रग्स और अल्कोहल इस्तेमाल करते थे, और उनकी फंक्शनैलिटी मुतासर होती थी या गिले शिकवे लोगों को पैदा हो रहे थे। तो ऐसे बहुत से लोग आके तो डॉक्टर के सामने बैठने लगे, और ये वो लोग थे जो कामकाज करते थे या फिर यूनिवर्सिटी जाते थे, जिनकी ज़िंदगी में कुछ मुस्बत चीज़ें भी थी और साथ ये मनफी चीज़ यानी एडिक्शन उनकी ज़िंदगी में शामिल थी, और वो किसी न किसी तरीके से कोप कर रहे थे कि एडिक्शन में भी चल रहे थे और ज़िंदगी की राहें भी तराश रहे थे किसी न किसी तरह। तो जो 300 साल से इलाज हो रहा था, और ये बीच में नया इलाज सामने आया जो आउटडोर बुनियादों पे मरीज़ों की मदद करने के लिए बहुत कोशां था, तो इसमें पैरामीटर्स ये बनाए गए कि जो लोग फंक्शनैलिटी में बहुत ऊपर दर्जे पे हैं जी, उनको फंक्शनैलिटी से ना रोका जाए, वो अपना फंक्शन करते रहें, ज़िंदगी में वो भरपूर सरगर्मी से हिस्सा लेते रहें, और आउटडोर बुनियादों पर उनके साथ बातचीत की जाए और उन्हें ऐसी राहें दिखाई जाएं जिससे कि उनकी फंक्शनैलिटी बढ़ती चली जाए और उनका ड्रग यूज़ या अल्कोहल यूज़ कम होना शुरू हो, और या फिर वो उसे बिल्कुल त्याग दें या तर्क कर दें। ओके। और इसमें कुछ कामयाबियां मिलना शुरू हुई, क्योंकि बहुत ज़्यादा मरीज़ों ने रब्ता करना शुरू किया पिछली सेंचुरी के आखिर तक कि वो नशा छोड़ना चाहते हैं, अगरचे अपने आप को रिहेबिलिटेशन सेंटर में कमिट करना उनके लिए बहुत क़यामत खेज़ है, और आज के दिन आज ही नशा छोड़ देना और दुनिया से अलग हो जाना उनके लिए बिल्कुल ऐसे था जैसे पाँव के नीचे से कोई ज़मीन खींच ले। राइट। तो जब उन्हें मौका मिला ऐसे लोगों को जो अपने अंदर उस कांटे को महसूस करते थे जो एडिक्शन की बीमारी में हर वक्त चुभता रहता है जी, तो वो अर्ली स्टेज पे आने लगे, यानी जब अभी उनका बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में बिगाड़ नहीं पैदा होता, नुकसानात नहीं होते, जब अभी बदनामी इतनी नहीं होती, जब अभी उनकी बीवियां छोड़ के नहीं गई होती, जब उनकी नौकरियां ख़त्म नहीं होती, जब वो सड़क पे नहीं आए होते, और वो आउटडोर बेसिस पे आके जब काउंसलिंग में अपने काम शुरू करते हैं, तो ये उनकी एक बड़ी ज़ाती सी ईगो का मसला बन जाता है कि वो आउटडोर पे कामयाबी हासिल करके दिखाएं, और इसमें बहुत सुनहरी कामयाबियाँ मिलने लगी। तो इस इलाज का नाम फिर रखा गया अपसाइड अप। अच्छा, ये अपसाइड अप जो इसका नाम रखा गया, तो इससे ऑटोमेटिक जो पुराना इलाज था रिहेबिलिटेशन सेंटर में जाने वाला, उसे अपसाइड डाउन इलाज कहा जाने लगा, उसे डिमीन किया जाने लगा। और हम भी यहाँ पाकिस्तान में ये जो अपसाइड अप इलाज है ये 2002 से हमने करना शुरू किया, और इंडोर इलाज तो जारी था, लेकिन हमने भी इसे अपसाइड अप और अपसाइड डाउन जब कहना शुरू किया तो एक तरह से जज्बे के साथ, जोश के साथ हम इस तरह आगे चलने लगे कि हमारी कोशिश होती थी कि हर मरीज़ को आउटडोर बुनियादों पर मदद दें, और आहिस्ता आहिस्ता उसमें फिर मुश्किलात आने लगी क्योंकि हर मरीज़ का इलाज आउटडोर बुनियादों पर एक्चुअली हो नहीं सकता। अच्छा। और ये इसमें कुछ चुनाव करना पड़ता है, इसमें पहले डिटरमिन करना पड़ता है कि किस मरीज़ का इलाज आउटडोर में हो जाए या किसका इंडोर में होगा। इसका पहले कुछ निशानियां होती हैं और तयन करना पड़ता है कि इलाज इंडोर होगा या आउटडोर होगा, और आउटडोर इलाज होगा तो उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या होंगे, और इंडोर इलाज होगा तो उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या होंगे। सर, हम इस पे बात करेंगे। मैं ये चाहूँगा कि आप डॉक्टर सदाकत और मिस पारस और मिस शुमाइला, आप लोग जो आज का हमारा मसला है जो इनबॉक्स में हमसे डिस्कस किसी ने किया है, इस पे आप लोग अपनी राय भी दें, और इसी के तनाजुर में इसको सामने रखते हुए आपने ये फ़ैसला भी देना है कि ये इंडोर के लिए मुनासिब है, ये आउटडोर के लिए मुनासिब है, और वो जो मेरिट्स और डीमेरिट्स की आप बात कर रहे थे उनको फिर हम डिस्कस भी करेंगे। तो मैं आपके सामने ये मसला रखता हूँ जो आज का है। मेरा बेटा इरफान 28 साल का है, हम उससे बड़े तंग पड़ चुके हैं। अच्छा भला था, जाने उसको ड्रग्स की लत कब और कहाँ से लग गई। अब तो ये लगता है कि उसके साथ हमारी ज़िंदगियाँ भी सिर्फ उसकी ड्रग्स के इर्द गिर्द घूम रही हैं।
लगता है कि उसकी ज़िंदगी बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है। पहले तो किसी लड़की के इश्क में गिरफ़्तार था, कई साल ऐसे ही गुजार दिए और फिर मैंने उसकी शादी कर दी कि शायद ये अब ठीक हो जाए, मगर बजाय अपनी दुल्हन के साथ बसने के वो अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड के साथ रहने लगा और हत्ता के बात डाइवोर्स पे ख़त्म हुई। इसने गाड़ी की ख्वाहिश ज़ाहिर की, हमने इसको ना सिर्फ गाड़ी लेके दी बल्कि इसकी मर्ज़ी के मुताबिक इसको मर्सिडीज़ कार लेके दी। इसने कहा कि मैं बिज़नेस करना चाहता हूँ और मैं म्यूज़िकल इंडस्ट्री में कॉन्सर्ट्स करूँगा और वही बिज़नेस होगा। हमने उसका बिज़नेस भी कराया मगर वो बिज़नेस में भी सवाए नुकसान के कुछ नहीं मिला, वो बिज़नेस भी ठप हो गया। ड्रग्स अब्यूज़ कर कर के उसका दिमाग हर वक्त ख़राब रहता है, गर्म रहता है, बात बात पर गुस्सा, मार पिटाई, घर के मुलाजमीन की अक्सर धुनाई कर देता है। बावर्ची को इतना मारा कि उसकी जान बचानी मुश्किल हो गई। अपना कमरा तकरीबन राख कर दिया, जला दिया। हमने आखिर तंग आके उसको यूएई भेज दिया, मगर वहाँ पे भी उसने सिर्फ प्रॉब्लम्स ही क्रिएट की, जिसकी वजह से वहाँ से भी उसको वापस बुलाना पड़ा। डॉक्टर सदाकत, मेरे बच्चे और भी हैं मगर वो ऐसे नहीं हैं। इरफान ने तो हद कर दी है, कोई ड्रग नहीं छोड़ी। क्रिस्टल मैथ, हैश, अल्कोहल, आइस, कोकेन, अपनी ज़िंदगी को बर्बादी की तरफ तो मोड़ ही दिया है मगर हमें भी जीते जी जहन्नुम दिखा दिया है। हर वक्त बुरी ज़ुबान, हर वक्त लड़ाई मार कुटाई। डॉक्टर सदाकत, मैंने आपके प्रोग्राम्स देखे हैं विलिंग वेज फेसबुक पेज पर भी और डिफरेंट टेलीविज़न चैनल्स पर भी। मैं आपके प्रोग्राम से रहनुमाई हासिल करने की कोशिश की, अपने बेटे को दुरुस्त करने की कोशिश की मगर लाहासिल। प्लीज़ आप इसकी साइकोथेरेपी करें, काउंसलिंग करें। अगर आप इसको चाहते हैं तो अपॉइंटमेंट दें, हम इसको क्लिनिक ले आएंगे आपके, आप इसका इलाज करें। हमें इरफान के लिए जो भी करना पड़ा हम करेंगे, हमारी रहनुमाई करें। अच्छा, बज़ाहिर जैसे हालात सारे बताए हैं तो पानी काफ़ी सर पे से ऊपर से गुज़र रहा है और वालिदैन बहुत परेशान होते हैं और ऐसा कई सालों में होता है जी। और अहले खाना सोचते रहते हैं कि आज या कल या अगले हफ्ते मसला ठीक हो जाएगा, वादे वईद लेते हैं और फिर लालच भी देते हैं, कभी बुरा भला कहते हैं, कभी सज़ा देते हैं और मरीज़ वादा भी करता है तो वो इफ़ा नहीं करता क्योंकि उसके अंदर से नशे की तलब उसको चैन से जीने नहीं देती। यहाँ मुझे मूड और मिजाज के कुछ मसाइल भी नज़र आ रहे हैं। कुछ पस मंज़र में बाइपोलर डिसऑर्डर, जो कि एक्चुअली मल्टीपोलर डिसऑर्डर होता है, जिसमें कभी गुस्सा आता है, कभी प्यार आता है, कभी तेज़ियाँ होती हैं, कभी इंसान डिप्रेशन में चला जाता है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक नई एंटिटी मल्टीपोलर डिसऑर्डर आपने बता दी। क्योंकि देखिए, जब बीमारियों के नाम रखे जाते हैं तो उस वक्त जो भी ख्याल होता है नज़दीक किसी के जहन में होता है, जैसे मलेरिया नाम रख दिया गया कि गंदे इलाके से जो गीली हवा आती है उससे जो बुखार होता है उसका नाम मलेरिया रख दिया। मलेरिया, ठीक है। तो असल में वो बाद में पता चला कि नहीं, ये तो एक मच्छर काटता है तो उससे एक जरासीम मुंतकिल होता है इंसान में, तो सर्दी लग लग के बुखार होता है। तो लेकिन नाम फिर बदलते नहीं, ठीक, नाम जो रखा था वो उसी तरीके से चलता रहता है। तो इसी तरह बाइपोलर डिसऑर्डर जब नाम रखा गया तो ये बज़ाहिर समझा गया कि मूड या तो बहुत अच्छा रहता है या बहुत बुरा रहता है, लेकिन दर हकीकत ये मल्टीपोलर डिसऑर्डर है, यानी मूड किसी भी राह पे निकल जाता है और वापसी और बड़ी दूर तक निकल जाता है और फिर घूम घाम के किसी तरह वापसी होती है। तो गुस्से की तरफ कभी दयालु हो जाते हैं लोग, कभी बहुत मोहब्बत करने लगते हैं, इसीलिए लोग ऐसे लोग कहते हैं दिल दा बड़ा चंगा है। वैसे बहुत अच्छा है, बस पता नहीं हो की जाना है। तो वालिदैन को काफ़ी इसमें कोफ्त होती है। जैसे कि खातून ने लिखा कि मेरे बाकी बच्चे बहुत अच्छे हैं, तो ये हम रोज़ाना देखते हैं कि हमारे क्लाइंट्स के अगर 4 बच्चे हैं तो 3 जो है अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ रहे हैं और चमक रहे हैं ज़िंदगी की राहों में, तो एक बच्चा बीच में होता है जिसको वही माहौल मैसर होता है जो बाकी बच्चों को है, लेकिन वो कुछ मुस्बत करके नहीं देता और गिले शिकवे करता रहता है। कभी कहता है मुझे बचपन में प्यार नहीं दिया, कभी कहते हैं मुझे ये ख्वाहिश पूरी नहीं की, मैं तो बाहर जाना चाहता था या मैं बाहर नहीं जाना चाहता था। तो कुछ ना कुछ जो बहाने हीले करके तो ज़िंदगी को
एडिक्शन की डगर पे चलाए। तो ये क्या है, ब्लेम गेम है, मैनिपुलेशन है, क्या है? एक्चुअली तो ये एक बीमारी है जिसमें फिर ब्लेम गेम भी आ जाती है, मैनिपुलेशन भी आ जाती है, फिर ऐसे मरीज़ इमोशनल गन पॉइंट पे रख के घर वालों से नाजायज़ अपनी ख्वाहिशें भी पूरी करते रहते हैं और वापसी में कुछ नहीं देते। वो अपनी शराइत पेश करते हैं, जैसे पुराने ज़माने में वो आपको पता है शहज़ादियाँ, जो बादशाहों की शहज़ादियाँ होती थी तो वो 7 शराइत रख देती थी कि ये पूरी होंगी तो फिर मैं शादी करूँगी। उसके लिए तो फिर सर कोई हातिमता ही आएगा। हाँ, तो माँ बाप भी दुनिया में खुदा का रूप होते हैं और माँ बाप कभी बड़ी संजीदगी से ऐसा सोचने लगते हैं कि वो अपनी औलाद की हर ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं, जबकि वो कर नहीं सकते। वो हफ तफ जाते हैं, आगे जाके एग्जॉस्ट हो जाते हैं और औलाद ब्लेम करती रहती है कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है, आपने तो हमारे लिए किया कुछ नहीं, हमारी तो ज़िंदगी ख़राब कर दी है। और दूसरे बच्चों से ख़ास तौर पर मुकाबला कर कर के अपने लिए सहूलतें हासिल करते हैं। नशे के मरीज़ एक्चुअली जादूगर होते हैं, ये बिल्कुल जादूगर। मैं कहता हूँ 1 मिनट में आपको जो है वो अपनी बात के ऊपर राज़ी कर लेते हैं और आप समझे कि अपनी बात को मनवाना इनके बाएं हाथ का खेल है। ये वीटो थ्रेट्स देते हैं, वीटो थ्रेट्स। अब वीटो थ्रेट्स आप पहले भी जिक्र करते रहे, ज़रा इसको खोल के बयान कर दीजिए। मुझे तो ये पता है कि ये यूनाइटेड नेशंस में इख्तियारात 5 ममालिक के पास है वीटो करने के। देखिए, अगर तो वीटो वहाँ से आता है जहाँ अथॉरिटी है तो फिर उसको वीटो कहते हैं, लेकिन अगर वीटो वहाँ से आता है जहाँ अथॉरिटी तो नहीं है पर किसी को ये गुमान है बहुत गहराई में कि मेरे माँ बाप चूँकि मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और मेरा भला चाहते हैं, तो वो कोई ऐसी थ्रेट देते हैं जिसमें उनका भला नहीं होता और उन्हें पता होता है कि मैं अपना भला चाहता हूँ या नहीं चाहता, मेरे माँ बाप ज़रूर भला चाहते हैं। मतलब मैं खाना नहीं खाऊंगा, ये वीटो थ्रेट है, इससे बात मनवाना। मैं घर से कहीं चला जाऊंगा, मैं फिर यूनिवर्सिटी नहीं जाऊंगा, मैं तो अपने आप को नुकसान पहुंचा लूँगा, या मैं अपने वो रिस्क स्लैशिंग कर दूंगा, या फिर फिर कर भी लेते हैं। ज़्यादातर नहीं। ज़्यादातर ये सिर्फ वीटो थ्रेट्स इसलिए होती हैं कि वालिदैन जो है मोहब्बत भरे दिलों के साथ रिस्क नहीं ले सकते और जो कोई कहते हैं अच्छा चलो गाड़ी मांग रहे हैं ना, तो अगर गाड़ी लेके देने से मसला बेहतर हो सकता है तो चलो हम गाड़ी लेके देते हैं। तो इस तरह जो वीटो थ्रेट्स हैं इससे मसला बनता नहीं है, बिगड़ता चला जाता है और घर में उल्टी गंगा बहने लगती है। और घर में जो असल अथॉरिटी होती है जो माँ बाप के पास होती है, वो माँ बाप से खिसकती हुई एक नशे के मरीज़ के हाथ में आ जाती है और वो अपनी मनमानियाँ करने लगते हैं। माँ बाप अगर घर में पहले कोई रूल्स बनाते भी थे तो वो रूल्स जो है फिर वो प्रैक्टिकली वो अमल पजीर नहीं होते, क्योंकि रूल्स हम उनको कहते हैं जिनके कुछ नताइज भी लोगों को फेस करने पड़े। अगर फ़र्ज़ करें आपको ये रूल बताया जाए कि चौक में सुर्ख बत्ती पर रुकना है जी, पर अगर आप निकल जाएंगे तो उसका कोई जुर्माना नहीं है, तो ये कैसा रूल होगा? तो सर यही तो करते हैं सारी उम्र। तो ये जो टूथलेस रूल होते हैं, कॉस्ट कोई नहीं पे करनी पड़ी, ये जो टूथलेस रूल होते हैं जो असल में तरले होते हैं या मिन्नतें होती हैं, बल्कि गंदी मिन्नतें होती हैं। गंदी मिन्नतें आपको पता नहीं सर? गंदी मिन्नतें होती है जो मिन्नतों से भी ज़रा बढ़ के होती हैं। मतलब एक माँ ने मुझे बताया कि डॉक्टर साहब आज तो मैं बड़ी खुश हूँ, मेरे बेटे ने मुझे मैसेज भेजा है कि मुझे 10,000 रुपये चाहिए, तो मैंने उसे भिजवा दिए हैं। तो बड़े दिनों के बाद उसने मुझसे बात की है। मैं कहा काश आप मेरी माँ होती तो बहुत मज़ा आता है, लेकिन इस तरह बात नहीं बनती कि खुशनुदी की खातर आप तरसते हो। सर मेरा यहाँ पर एक सवाल आ रहा है, ये बहुत सारे पेरेंट्स का अलमिया कह लें इसको कि वो नॉर्मल चीज़ों, जो चीज़ें नॉर्मल नहीं होती उनके साथ एडजस्ट हुए होते हैं। जैसे आपने कहा कि चले मुझसे कुछ मांगा, अब इसमें पेरेंट्स ये नहीं देख रहे हैं कि ठीक है या नहीं ठीक है। नहीं, बहुत सारी चीज़ें जो ठीक नहीं है उससे कोई इम्यूनिटी डेवलप पेरेंट्स की हो जाती है कि चलें ये घर तो आया ना, चलें 3 बजे नहीं तो सुबह आया तो आ तो गया है ना। तो ये क्विक फिक्स जो होता है जिसमें हम आज का अमन रखना चाहते हैं या आज की कोई हम वक्ती ज़रूरत पूरा करना चाहते हैं अपने जज्बात के हवाले से, और इन दी लॉन्ग रन इसके अगर
मनफी नताइज हैं तो हम कहते हैं नहीं देखा जाएगा, नहीं इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। वैसे तो बच्चा बहुत अच्छा है, क्योंकि ये डायलॉग भी साथ साथ चल रहा होता है बिल्कुल। कि वैसे है बहुत अच्छा, मतलब पहले 10-20 बातें बताते हैं घर वाले के, यूँ करता है, यूँ करता है, इस तरह शीशे तोड़ता है, मोबाइल कहीं तोड़ चुका है, घर की चीज़ें बेच चुका है, वैसे है बहुत अच्छा। बूढ़े लोगों को सड़क बहुत पार कराता है, मतलब बहुत मेहरबान होता है अजनबी बुज़ुर्गों के साथ, अपने बुज़ुर्गों के साथ नहीं। तो इस तरह की चीज़ें भी साथ चल रही होती हैं। और घर में जो ये सारा रूल्स बदल रहे होते हैं, जिससे मैं कह रहा हूँ कि जितने भी रूल्स होते हैं जो दांतों वाले रूल्स होते हैं, तो वो दांतों के बगैर टूथलेस रूल्स आने शुरू हो जाते हैं। और घर में पता चल जाता है उनको कि हम कुछ भी करेंगे तो हमें कोई नतीजा नहीं भुगतना पड़ेगा, और न्यू नॉर्मल्स बड़े क्रिएट हो जाते हैं। और ज़रा गुस्से से जब देखता है नशे का मरीज़ तो घर वालों की जान निकल जाती है, उन्हें लगता है कि कोई अभी तूफ़ान आ जाएगा, कोई मसला पैदा हो जाएगा। और 5-6 किस्म की थ्रेट्स हैं, वीटो थ्रेट्स जो है कि वो वक्तन फ़वक्तन इशू करते रहते हैं। और एक घर के अंदर ये सब जब माहौल चल रहा होता है तो उस घर के अंदर वो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लगने लगता है। इंसान की फितरत में है कि जो चीज़ नई नई उसकी ज़िंदगी में होती है, कोई ब्रेकिंग न्यूज़, तो उसको बड़ा ताज्जुब होता है। लेकिन जब रोज़ाना वो चीज़ें होने लगती हैं तो इंसान उसको लर्न कर लेता है, उसके बारे में नॉर्मलसी को लर्न कर लेता है। जैसे एक लर्नड हेल्पलेसनेस होती है, एक लर्नड नॉर्मलसी भी होती है। ठीक, मैं हाल आप वक्फा लेने के लिए, मैं वक्फा लेना चाह रहा था, और मैं ये सोच रहा था कि ये जिस मौजू पे हम बात कर रहे हैं वो इस नहज पे है जहाँ पे इसको आप मज़ीद बताएंगे, हम मुख्तलिफ़ इसके जो एंगल्स हैं उस पर बात करेंगे। मगर नाजरीन, एक छोटा सा वक्फ़ा से पलट के आते हैं, प्लीज़ हमारे साथ रहिए। और वक्फ़े से जब पलट के आएंगे तो जो आप सवाल पूछ रहे हैं कमेंट्स की सूरत में उनको भी एड्रेस करेंगे। डॉक्टर सदाकत अली हमारे साथ हैं, और मिस शुमाइला और मिस पारस भी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट यहाँ पे मौजूद हैं। प्लीज़ स्टे विद अस। कहने को थोड़ी सी टेक्निकल सी बात है कि वर्किंग मेमोरी क्यों हम बता रहे हैं, बट आप देखें कि बच्चों के प्रॉब्लम्स में सबसे हाईलाइटेड प्रॉब्लम आजकल ये आ रहा है कि ये पढ़ता नहीं है। तो हो सकता है कि आपके बच्चे में ये एग्जीक्यूटिव स्किल्स जिसको वर्किंग मेमोरी कह रहे हैं ये एज अ वीकनेस एग्जिस्ट कर रही हो, और आप उसको इमोशनल और बिहेवियरल लेवल पर ले रहे हो, यानी आप बच्चों को ये समझ रहे हो कि ये जानबूझकर ऐसा कर रहा है। हो सकता है कि एक्चुअली में रिकॉल करने की उनकी कैपेसिटी ना हो, एक्चुअली में ये जो स्किल है जिसको हम वर्किंग मेमोरी कह रहे हैं ये वो उनके अंदर एज अ वीकनेस एग्जिस्ट कर रही है। जो हमने शॉपिंग वाली बात की, तो इसमें ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ कोई कैलकुलेशंस की हद तक मामला है, ये मामला उससे भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। यानी कि पुराने तजर्बात को वहाँ जाना, पुरानी सिचुएशन में अपनी गलती पहचान सकना और फिर उससे सीखना, और अभी मौजूदा हालात में क्या करना है, ये सब वर्किंग मेमोरी की मदद से हो रहा है। बिल्कुल। फियर बुनियादी तौर पे अगर नहीं होता जब हम पैदा होते हैं, क्योंकि हमें अंदाज़ा नहीं होता कि कौन सी चीज़ हमें नुकसान दे सकती है, किस चीज़ से हमें फ़ायदा पहुंच सकता है। मगर फियर से इसका मतलब है कि फ़ायदा भी पहुंचता है कि हम वो चीज़ें जैसे सांप है या कोई और ऐसी चीज़ है उससे हम अपना थोड़ा फासला रखते हैं। मगर जब हम उस फियर को अपनी ज़िंदगी में जगह दे देते हैं और फियर से ऑपरेट करना शुरू कर देते हैं और हम किसी ट्रॉमा में चले जाते हैं, कोई ऐसा वाक़या ज़िंदगी में रूनुमा हो जाता है जो हमारी सोचों पर भारी पड़ जाता है, जो हमारी सोचों का हिस्सा बन जाता है, तो उस सिचुएशन में या उससे मिलती जुलती सिचुएशन में वी बिकम फोबिक, हमें उससे डर लगने लग जाता है। और अनलेस हमें कोई गाइड करके उसमें से ना निकाले, सो वी लिव विद दैट काइंड ऑफ फियर। ट्रू। Lahore, Karachi,
Islamabad, Murray. Across the nation, this is Willing Ways, Pakistan. अच्छा नाजरीन, जैसा कि आप अभी प्रोग्राम में देख रहे थे कि प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि मरीज़ जो है वो ऐसी जगह पे पहुँच जाता है कि उसको ट्रीटमेंट की तो बहरहाल ज़रूरत होती है, मगर ये डिसीजन लेना कि ट्रीटमेंट आउटडोर बुनियादों पे होगा या इनडोर बुनियादों पे होगा, ये इसका डॉक्टर सदाकत यकीनन कोई पैरामीटर्स होते होंगे, कोई साइंस एंड सिम्टम्स होते होंगे कि आप ये असेस करें कि कौन सा पेशेंट, फलां पेशेंट जो है उसको इंडोर हमने ट्रीट करना है या किसी को आउटडोर ट्रीट करना है। 2000 से जब से इंडोर और आउटडोर इलाज अब दोनों ही हो रहे हैं, तो इस बात का फैसला करने के लिए भी पैरामीटर्स उभर कर सामने आ रहे हैं कि किस मरीज़ का इलाज इंडोर में होगा और किस मरीज़ का इलाज आउटडोर में होगा। तो ज़्यादातर हमारे जो प्रोग्राम्स होते हैं विलिंग वेज के पेज पे, तो उनमें हम ज़्यादातर आउटडोर ट्रीटमेंट को एडवोकेट करते हैं और बताते हैं कि किस तरह मरीज़ को रिहेबिलिटेशन सेंटर में रहने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो अपने घर से आके काउंसलिंग लेके जा सकता है। बल्कि बाज़ केसेस में तो हम स्काइप काउंसलिंग भी करते हैं, जो दुनिया के दूसरे ममालिक से हमें असाइनमेंट्स मिलती हैं, पाकिस्तानी जो ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और यूके में हैं तो उनके लिए वो हम करते हैं जी। बल्कि हमारे मशरक़ में जो हमारा मुल्क है हिंदुस्तान, तो वहाँ से भी हमें आती हैं बहुत सी असाइनमेंट्स जो हम स्काइप पे भी करते हैं। और ये केस टू केस डिफ़र करता है, मेरिट्स पे होता है। मिसाल के तौर पर जब कोई खुद बज़ाते खुद कोई नशे की बीमारी में मुब्तला शख्स या बलानोशी की बीमारी में मुब्तला शख्स आके मेरे सामने कुर्सी पे बैठ जाता है और कहता है कि जी मुझे ये मेरे हालात हैं और मुझे मदद चाहिए, मैं नशा छोड़ना चाहता हूँ, मैं शराब नोशी या ड्रग्स को छोड़ना चाहता हूँ, तो मेरे जहन में ये लाइन ऑफ एक्शन चलना शुरू हो जाती है कि ये आउटडोर में करेंगे। ओके अच्छा, फिर मैं उनकी फंक्शनैलिटी को असेस करता हूँ कि आया वो स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, नहीं जा रहे, या जॉब पे वो जाते हैं या नहीं जाते, और उनकी जो फंक्शनैलिटी है, रिलेशनशिप्स, पहले तो फंक्शनैलिटी पे कि वो घर से ऑपरेट ज़्यादा कर रहे हैं कामकाज कारोबार, या खुद जाते हैं और 9 to 5 अपनी ज़िम्मेदारियाँ टाइमिंग के एतबार से सही तरह कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो ये एक पहलू देखने वाला होता है। दूसरी बात ये है कि अगर वो बिल्कुल अकेले मेरे पास आ गए हैं या उनकी फैमिली हमरा आई है, उन्हें कोई मोटिवेट करके लाया है, या वो सेल्फ मोटिवेटेड हैं, तो जितना वो सेल्फ मोटिवेटेड होंगे उसका मतलब इतना ही होगा कि वो आउटडोर में जाएंगे। और फिर हम ये भी देखते हैं, उन्हें बताते हैं कि देखिए इसमें इलाज में आपको मदद मिलेगी कि नशा छोड़ना आपके लिए आसान बनाया जाए, और जो भी विल पावर आप में मौजूद है उसको सपोर्ट करने के लिए कुछ जो और वसाइल हैं, जिनमें दूसरे इंसानों की मदद शामिल है, या स्किल्स शामिल है, या माहौल की तब्दीली, या फिर वो जो एक अपने नफ़ा नुकसान को डेली बेसिस पे जांचना है, और वाइटल बिहेवियर्स उनको सिखाए जाएं या कैसे उनका इलाज किया जाए। तो ये सब इन लाइनों पे गौर करते हैं। फिर ये भी देखना पड़ता है कि उस घर में अफराद कितने हैं, उस घर में सपोर्ट कितनी हासिल है उस पेशेंट को, उसकी बीवी कितनी सपोर्टिव है, और क्या उनको भी काउंसलिंग में शामिल करने से फ़ायदा होगा कि नहीं, और उनके ताल्लुकात दूसरे लोगों से कैसे हैं, और उनके जो लॉ अबाइडिंग सिटीज़न होने के हवाले से भी जब हमें ज़्यादा तसल्ली मिलती है तो ये आउटडोर का मामला है। जब कोई कायदे कवानीन का पाबंद होता है, जब वो लड़ाई झगड़े नहीं कर रहा होता, जब वो मोरालिटी और इमोरालिटी की समझ रखता है, जब वो वैल्यूज़ को पहचानता है लेकिन इसके बावजूद नशे की बीमारी में है, तो ये सब चीज़ें
आउटडोर इलाज की तरफ टिल्ट सर करते हैं। मेरा एक सवाल है कि जो पेशेंट आपने कहा कि मोटिवेटेड है और आपके सामने आ गया कि जी मेरे साथ इश्यूज हैं और इस पर मेरी हेल्प करें, तो क्या चांसेस ये नहीं होते कि जो मोटिवेशन से आता है वो कहते हैं कि मेरे साथ मसला है, तो ये भी वो कहे कि अब मैं ठीक हो गया हूँ ट्रीटमेंट की, चूँकि हम रिकमेंड करें, जो आप ट्रीटमेंट रिकमेंड करें, और दरमियान में ही चूँकि वो नशे से रिलेटेड जो उसकी फ़िज़िकल प्रॉब्लम्स हैं वो सेटल होना शुरू हो गई और वो कहें कि जी अब मैं ठीक हो गया हूँ और अब मुझे इलाज की ज़रूरत नहीं है, तो वो अपनी ही विल से, अपनी मोटिवेशन से वापस भी जाना चाहे, ऐसी प्रॉब्लम्स तो नहीं आएंगी आउटडोर ट्रीटमेंट में? नहीं, ये जिम्मेदारी तो काउंसलिंग में इलाज करने वालों पर आयद होती है कि वो अच्छी तरह बावर कराने में कामयाब हो जाएं कि नशा छोड़ना या कोई बुरी आदत छोड़ना या ईटिंग डिसऑर्डर में मदद हासिल करना या गैम्बलिंग छोड़ना, ये खाली विल पावर से ज़्यादातर मुमकिन नहीं होता और विल पावर को चारों तरफ से सपोर्ट करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि इंसान के इरादे या उसके वादे कितने भी खुशाइंद हों, अच्छे हों, आखिरकार जब आप गौर करते हैं तो आपको समझ में आता है कि जो इंसान की आदतें और इल्लतें हैं वो सैलाब की तरह इरादों और वादों को बाज़-औक़ात बहा के ले जाती हैं। हम सब इंसानों को ये तजर्बा होता है, जब हमारी मर्ज़ी हम पर नहीं चलती तो उस बेबसी से कौन वाकिफ़ नहीं होगा। मोटिवेशन देते रहना और काउंसलिंग को के रोशन पहलू दिखाते रहना और मरीज़ को एक्चुअली उससे फ़ायदा भी हो। काउंसलिंग आज की ऐसी नहीं है कि जैसे पहले होता था कि काउच पे लेट के 2-2.5 साल कहानियाँ सुनाते रहें और फिर कोई नफ़ा नुकसान कुछ भी नहीं। आज की काउंसलिंग में अगर आज कोई फ़ायदा नहीं हुआ तो फिर वो आज की काउंसलिंग नहीं है। पेशेंट भी काफ़ी ओपन होते हैं डिस्कस करने। बेसिकली काउंसलिंग हियर एंड नाउ के ऊपर ही फोकस करती है। साइकोथेरेपी में वो पास्ट और उसके जो पास्ट इश्यूज हैं, हाँ, और ये ज़्यादातर सीबीटी है, सीबीटी मॉडल, जिसमें आपके पास अबंडेंट बेहतरी लाने के मौके आज से ही मौजूद होते हैं और आपने विल पावर के ज़रिए कोई कलाबाजियाँ नहीं लगानी होती, बल्कि आपने थिंग्स टू डू पे तवज्जो देनी होती है, जो रोज़मर्रा आप थोड़ी थोड़ी बेहतरी ला सकते हैं। तो एक दिन में जो बातचीत किसी क्लाइंट के साथ होती है उसके नतीजे में कुछ ना कुछ बेहतरी, चाहे वो बहुत थोड़ी हो, उसकी ज़िंदगी में उस दिन आनी चाहिए। मुश्ताक, मैं यहाँ पे ये भी पूछना चाहूँगा कि आउटडोर ट्रीटमेंट या इंडोर ट्रीटमेंट किसी के लिए सिलेक्ट करते हुए आप उसका एज ग्रुप और उसके एजुकेशनल बैकग्राउंड या उसकी फैमिली के एजुकेशनल बैकग्राउंड, इन पैरामीटर्स पे भी कोई नज़र रखते हैं? हाँ, इस पहलू पे भी गौर करना पड़ता है। फैमिली के अंदर ये भी देखना पड़ता है कि खुद उनके अंदर कितनी बेबसी पैदा हो चुकी है और वो बेबसी को सीख चुके हैं और वो तकरीबन रोगी हो चुके हैं। तो फिर फैमिली को वक्ती तौर पर मरीज़ से अलग करना या मरीज़ को फैमिली से अलग करना भी ज़रूरी होता है कि आप मरीज़ को इंडोर इलाज में लाते हैं जब मरीज़ ने ऐसे हालात पैदा कर दिए हों जिससे बर्बादी चार सू फैल चुकी हो और घर वाले बहुत इंटिमिडेटेड हों और ये डर हो कि कहीं कोई आज ही कोई बहुत बड़ा हादसा ना हो जाए, जैसे कि ओवरडोज का मामला होता है, या कानून के साथ कोई खिलवाड़ जो कर रहे होते हैं मरीज़, तो उससे बहुत बड़ा नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान हो सकता है। फिर मरीज़ जो आउटरेजियस बिहेवियर या पैरानॉइड होते हैं, जैसे कि ये कोकेन या आइस इस्तेमाल करने वाले, शराब और चरस के इस्तेमाल में भी पैरानोया यानी शुकूक व शुबहात बहुत बेपनाह हो जाते हैं और इंसान अपने पैरानोया की वजह से, एक फॉल्स बिलीफ की वजह से, एक डिल्यूजन की वजह से कोई बहुत बड़ा हादसा कर सकता है। तो ऐसी किसी एम्बैरसमेंट से या नुकसान से बचने के लिए मरीज़ को सेफ़ कस्टडी में लिया जाता है और उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ उसको इलाज में डाला जाता है। और इंडोर ट्रीटमेंट में जहाँ डेवस्टेटिंग बिहेवियर्स होते हैं पेशेंट के और पेशेंट इमोशनल गन पॉइंट पे लेके सारे ख़ानदान की ज़िंदगी को स्टैंड स्टिल पे ले आता है और घर में हर कोई एक ऐसी ज़िंदगी गुजार रहा होता है जैसे घर में कोई हाथी चल फिर रहा हो और बाकी लोग जो है पहलू बचा बचा के हाथी को रास्ता दे रहे हों, और घर में सारे रस्म व रवाज जो हैं वो नशे की बीमारी के हवाले से इस्टेब्लिश हो चुके हों। तो फिर जब इतनी शिद्दत से
आग लगी हो और घर वालों की अजियत नाक कंडीशन हो चुकी हो, तो फिर आप इंतज़ार करने की पॉलिसी पे नहीं रहते, बल्कि आप फिर फॉर क्राइसिस इंटरवेंशन की तरफ चले जाते हैं, जिसमें किसी मरीज़ को सेफ़ कस्टडी में ले लिया जाता है उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़, और अहले खाना को उनके अपने जो नफ्सियाती मसाइल पैदा हो चुके होते हैं, जो उनकी ज़िंदगी में बहुत सी कमज़ोरियाँ पैदा हो चुकी होती हैं, बिगाड़ पैदा हो चुका होता है, रस्म व रवाज बदल गए होते हैं, तो उनके रोगी होने को भी अहमियत दी जाती है और उनको तेज़ी से नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ लाया जाता है, और उनका पेशेंट के साथ डेली बेसिस पे एक कंट्रोल्ड इंटरेक्शन होता है, जिसमें उनकी कमज़ोरियों को जांचा परखा और देखा जाता है, और फिर उनको तवानाई दी जाती है, उनको टेक्निक दी जाती है कि अपने मरीज़ के साथ वो कैसे अपने बिहेवियर्स को असर्टिव बनाएं, कैसे थेराप्यूटिक बनाएं, जिससे मरीज़ भी बेहतरी की तरफ जाए और घर में ओवरऑल ज़िंदगी भी बेहतरी की तरफ। डॉक्टर साहब, आपने एक सवाल किया, आपने अभी 2-3 टर्म्स यूज़ किए, रोगी हो जाना, इसके मुतालिक हम बाद में बात करेंगे, मगर व्हाट इज़ क्राइसिस इंटरवेंशन, ये क्या चीज़? क्राइसिस इंटरवेंशन ये है कि जब बहरान बहुत ज़्यादा घर में है, जब आग लगी हुई है और ज़िंदगी गुजारना हद दर्जे मुश्किल हो गया है, और हर वक्त ये ख़तरा पैदा हो गया है कि कोई ना कोई नाकाबिले तलाफ़ी हादसा हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, तो फिर अहले खाना इब्तदाई काउंसलिंग में आने के बाद सारे हालात बताते हैं, तो फिर इलाज करने वाले उन्हें बताते हैं कि जी आप हमें कंसेंट साइन कर दीजिए और हम इस मरीज़ का इलाज इसकी मर्ज़ी के बगैर ही एक टीम भेज के उसे सेफ़ कस्टडी में ले लेंगे और उसको इलाजगाह में लाके तो उसका इलाज उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ शुरू कर देंगे, और उसके बाद हम देखेंगे कि आपके और मरीज़ के दरमियान मीडिएशन कैसे हो और दोबारा आपके दरमियान अच्छे माहौल में बातचीत का आगाज़ कैसे हो, और मरीज़ के ऊपर हम जो नफ्सियाती काम करें और फैमिली को जो रहनुमाई दें, उससे मिलजुल के अच्छे नताइज कैसे पैदा करें। बट सर, फैमिली इस चीज़ को इस तरह से जैसे हम बता रहे हैं, उस वक्त तो शायद समझने की काबिल नहीं होती है। वो कहते हैं कि जी रिहैब है, स्टिग्मा लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम जो पेशेंट्स को डील कर रहे होते हैं, हमारी तरफ से तो यही सजेशन होती है कि आप इससे ज़रा बाहर आ जाए, इस शेम से, रिहैब की। लेकिन फिर भी वो फैमिली में उन्होंने ये बताया होता है कि वो कोई फलामुल गया हुआ, फलामुल गया हुआ, तो इस स्टिग्मा को कैसे फैमिली इनडोर के को कवर करें? देखिए, जो स्टिग्मा है वो सोसाइटी में अपनी जगह अभी तक भी है, अगरचे ये एक बीमारी है और वैसी ही बीमारी है जैसी कि दूसरी प्राइमरी क्रॉनिक इलनेसेस हैं, जैसे डायबिटीज़ या कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स, उनका भी स्टिग्मा होता है। लोग उसको भी बताना नहीं चाहते, क्योंकि इंसान अपनी कमज़ोरियों को नशर नहीं करना चाहता, अपनी ताकत को नशर करना चाहता है। लेकिन बीमारियों के ख़िलाफ़ मदद लेना ही असल ताकत है। बीमारियों के ख़िलाफ़ मदद ना लेना एक्चुअली कमज़ोरी की अलामत है। और अगर कोई इस बारे में शेम फील करता हो तो फैमिली की पहले शेम हीलिंग ज़रूरी है, लेकिन तकलीफ़ बजाते ख़ुद इंसान को मजबूर कर देती है कदम उठाने पे। आप देखें, एक छोटा सा दांत जिसमें दर्द होता है वो उठा के इंसान को डेंटल सर्जन के पास ले जाता है, तो दर्द जहाँ दुखता है वहाँ दर्द हमारा दोस्त भी है कि ये हमें मदद के लिए आमादा करता है। तो एक दफ़ा जब फैमिली राब्ता करती है, जो कि आमतौर पर टेलीफोनिक राब्ता होता है या फिर हमारे वेबसाइट पे कोई मैसेज या ईमेल भेजता है, कोई छोटी सी कोशिश जो फैमिली करती है, तो हम पहले से तैयार होते हैं इसके लिए कि आगे बढ़ के उनको ऐसे मदद फराहम करें और उनको बताएं कि ये सिचुएशन जिसमें से आप गुज़र रहे हैं, ये सिर्फ आप नहीं इसमें से गुज़र रहे, इसमें अब हर 7वां घराना गुज़र रहा है। यानी जब मैंने 40 साल पहले इस फील्ड में कदम रखा था तो हर 13वां घराना इस बीमारी से नबर्दाज़मा था, जबकि अब हर 7वां घराना नशे की बीमारी से लड़ रहा है, और ये लड़ाई बड़ी तकलीफ़ दह है, और इसमें सब अहले खाना काफ़ी दुख उठाते हैं, और वो ये समझ रहे होते हैं कि ये ख़ास सिर्फ उनके घर में बीमारी है और किसी और को नहीं है। अगर आप जानना चाहें तो यूँ मैं कह सकता हूँ कि हर आदमी का फर्स्ट कज़न
नशे की बीमारी में मुब्तला। पाकिस्तान में हर आदमी का कोई फर्स्ट कज़न नशे की बीमारी में मुब्तला है। तो इसमें कोई किसी के लिए ताने की बात नहीं है। और नशे की बीमारी एक जिस्मानी बीमारी है। नशा करने के फेल को नशे की बीमारी नहीं कहते। नशे की बीमारी तब है जब कोई किसी का जिस्म नशा करने के काबिल नहीं रहता और वो फिर भी नशा करता है। जैसे किसी का जिस्म मिठाई खाने के काबिल नहीं रहा और वो फिर मिठाई खाएगा तो दुख उठाएगा, जैसे डायबिटीज़ में होता है। तो आप यूँ समझ लें कि एक चीज़ जो कि जिस्म मुतहम्मल भी नहीं उसका रहा, क्योंकि जिस्म के कोऑपरेशन के बगैर कोई नशे से लुत्फ़ नहीं उठा सकता। और एक स्टेज पे आके कुछ नशा करने वालों का जिस्म तावन करने से इनकार कर देता है और वो उल्टा असर होने लगता है कि वो नशा करते हैं तो नशा नहीं होता बल्कि कुछ और कबाख्तें जन्म लेने लगती हैं, अजीबोगरीब गनूदगी होती है, जिस्म टूटता है लेकिन नशा नहीं होता, मज़ा नहीं आता, बदमज़गी होती है, इरिटेबिलिटी होती है। तो ये जब किसी का जिस्म नशे को प्रॉपरली प्रोसेस नहीं कर सकता और वो फिर भी नशा करने से बाज नहीं आता, तो इससे जो कबाख्तें पैदा होती हैं इसको नशे की बीमारी कहते हैं। और ये जो डिसईज़ है जिसे नशे की बीमारी कहते हैं, ये डिसईज़ घर के हर फर्द को महसूस होती है। और जितनी तकलीफ़ मरीज़ को होती है उससे ज़्यादा तकलीफ़ घर वालों को होती है, क्योंकि मरीज़ को तो कुछ मज़ा भी आता है कि जब वो ताज़ा नशा करता है, जब वो किसी वक्त नशे के इब्तदाई चंद मिनटों में होता है तो उसको मज़ा आता है और बदमज़गी बाद में होती है। जबकि घर वालों को उस वक्त भी बदमज़गी होती है जब उनका प्यारा नशा कर रहा होता है, और बाद में भी बदमज़गी होती है जब उनका प्यारा भी हैंगओवर में होता है और बदमज़गी में से। तो इसी को रोगी कहते हैं, रोगी हो जाना। रोगी हो जाना शैडो इलनेस है। जैसे कि किसी के घर में डायबिटीज़ हो तो बाकी अहले खाना को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, या किसी के घर में किसी को दिल का दौरा पड़ जाए, अस्पताल जाए, स्टेंट पड़े, तो तमाम घर वाले जो हैं उनको उससे तकलीफ़ होती है और उनकी ज़िंदगी पहले जैसी नहीं रहती। और ख़ास तौर पर अगर कैंसर हो या फिर नशे की बीमारी हो तो घर वालों की ज़िंदगी में बड़ी दूर रस तब्दीलियाँ आ जाती हैं जो कि मनफी तब्दीलियाँ होती हैं। और इसको हम शैडो इलनेस कहते हैं। जैसे अल्कोहलिज्म है तो शैडो अल्कोहलिज्म, एडिक्शन है तो शैडो एडिक्शन। वैसे जो रोगी होना है उसके लिए टर्म को डिपेंडेंस है, यानी जब मरीज़ जो है चाहता है तो आप सुख का सांस लेते हैं और मरीज़ नहीं चाहता तो आप सुख का सांस भी नहीं ले सकते। आप उसके साथ एक ऐसी गाड़ी में सवार हो जाते हैं जिसमें स्टीयरिंग पे वो बैठता है और वो अंधाधुंध गाड़ी चलाता है और हर वक्त आपको हादसों का खदशा रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि मरीज़ जो है उसको इंडोर में ज़रूरत है, क्राइसिस इंटरवेंशन के ज़रिए इंडोर में ज़रूरत है, और जो उसकी फैमिली है उसको भी इलाज की ज़रूरत होती है आउटडोर में या समथिंग लाइक दैट। जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि फैमिली का पहले सिलसिला, अगर आप उसे इलाज कहना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन वो उसे हम काउंसलिंग कहते हैं, सलाह मशवरा कहते हैं कि वो अगर पहले सलाह मशवरा फैमिली करना शुरू कर दे तो वो ज़्यादा एतमाद से आगे बढ़ सकते हैं। और इसमें तीन चीज़ें हैं। एक प्रोसेस इंटरवेंशन है जो कि रोज़मर्रा इंटरेक्शन आपका मरीज़ के साथ ऐसा हो जिसके नतीजे में वो आउटडोर इलाज में आने के। प्रोसेस इंटरवेंशन ज़्यादातर आउटडोर इलाज के लिए कारआमद होता है, क्योंकि प्रोसेस इंटरवेंशन आप उन मरीज़ों के साथ कर पाते हैं कि जो फंक्शनल होते हैं, जो कुछ लिहाज करते हैं, जो लड़ाई झगड़ा इतना नहीं करते, जो अपनी ज़िंदगी को तो ख़राब कर रहे होते हैं लेकिन दूसरों तक कभी आँच उसकी नहीं पहुँची होती। तो वो प्रोसेस इंटरवेंशन है कि रोज़मर्रा आपके मेल जोल के दौरान आप एक छोटी सी बात दिन में चंद बार ऐसी कहें कि जिससे अच्छा असर हो और किसी को एहसास हो और वो मदद हासिल करने के लिए तैयार हो जाए। फिर जब इससे बात ज़रा आगे बढ़ती है, जहाँ दूसरे अहले खाना को तकलीफ़ें पहुँचती हैं, घर में हादसे होने लगते हैं, घर में बदमज़गियाँ देखने में आती हैं, कभी पुलिस का सामना होता है, कभी कुछ और कानून के साथ छेड़छाड़ होती है, तो ऐसे मौक़ों पर फैमिली इंटरवेंशन होती है जिसमें अहले खाना एक ग्रुप सा बनाते हैं और तकरीबन 1 माह की ट्रेनिंग के बाद वो मरीज़ से एक ठोस और तवील बातचीत करते हैं। उसके कमरे में जाके अचानक
तो उसके नतीजे में वो इंडोर इलाज के लिए या आउटडोर इलाज के लिए राज़ी होता है, तो इसको हम फैमिली इंटरवेंशन। वैसे तो मुदाखलत अच्छी बात नहीं है, मगर कोई ऐसे मौके होंगे जैसे आप बता रहे हैं जहाँ पे मुदाखलत भी करनी चाहिए, और मुदाखलत कैसे करनी चाहिए ये भी हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि मैं ब्रेक पे चला जाऊँ, मैं शुमाइला जो है उस वक्त से कोशिश कर रही हैं मुदाखलत मैं कर देता हूँ और कोई सवाल पूछ लेता हूँ, और मुझे लगता है कि मिस पारस के पास भी कोई सवाल आता है। एक छोटी सी ब्रेक, आप अपने सवाल तैयार रखें, जो ही वापस आएंगे पहले आप सवाल करेंगे फिर आप। तो नाजरीन एक छोटी सी ब्रेक, पलट कहने को थोड़ी सी टेक्निकल सी बात है कि वर्किंग मेमोरी क्यों हम बता रहे हैं, बट आप देखें कि बच्चों के प्रॉब्लम्स में सबसे हाईलाइटेड प्रॉब्लम आजकल ये आ रहा है कि ये पढ़ता नहीं है। तो हो सकता है कि आपके बच्चे में ये एग्जीक्यूटिव स्किल्स जिसको वर्किंग मेमोरी कह रहे हैं ये एज अ वीकनेस एग्जिस्ट कर रही हो, और आप उसको इमोशनल और बिहेवियरल लेवल पर ले रहे हो, यानी आप बच्चों को ये समझ रहे हो कि ये जानबूझकर ऐसा कर रहा है। हो सकता है कि एक्चुअली में रिकॉल करने की उनकी कैपेसिटी ना हो, एक्चुअली में ये जो स्किल है जिसको हम वर्किंग मेमोरी कह रहे हैं ये वो उनके अंदर एज अ वीकनेस एग्जिस्ट कर रही है। जो हमने शॉपिंग वाली बात की, तो इसमें ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ कोई कैलकुलेशंस की हद तक मामला है, ये मामला उससे भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। यानी कि पुराने तजर्बात को वहाँ जाना, पुरानी सिचुएशन में अपनी गलती पहचान सकना और फिर उससे सीखना और अभी मौजूदा हालात में क्या करना है, ये सब वर्किंग मेमोरी की मदद से हो रहा है। बिल्कुल। फियर बुनियादी तौर पे अगर नहीं होता जब हम पैदा होते हैं, क्योंकि हमें अंदाज़ा नहीं होता कि कौन सी चीज़ हमें नुकसान दे सकती है, किस चीज़ से हमें फ़ायदा पहुंच सकता है, मगर फियर से इसका मतलब है कि फ़ायदा भी पहुंचता है कि हम वो चीज़ें जैसे सांप है या कोई और ऐसी चीज़ है उससे हम अपना थोड़ा फासला रखते हैं। मगर जब हम उस फियर को अपनी ज़िंदगी में जगह दे देते हैं और फियर से ऑपरेट करना शुरू कर देते हैं और हम किसी ट्रॉमा में चले जाते हैं, कोई ऐसा वाक़या ज़िंदगी में रूनुमा हो जाता है जो हमारी सोचों पर भारी पड़ जाता है, जो हमारी सोचों का हिस्सा बन जाता है, तो उस सिचुएशन में या उससे मिलती जुलती सिचुएशन में वी बिकम फोबिक, हमें उससे डर लगने लग जाता है। और अनलेस हमें कोई गाइड करके उसमें से ना निकाले, so we live with that kind of fear. True. Lahore, Karachi, Islamabad, Murray. Across the nation, this is Willing Ways, Pakistan. नाजरीन वेलकम बैक, आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। विलिंग वेज का फेसबुक पेज प्रोग्राम आपके लिए हम पेश कर रहे हैं। डॉक्टर सदाकत अली हमारे साथ हैं, प्रोग्राम है यू आस्क्ड फॉर इट, और आज हम बात कर रहे हैं कि नशे के मरीज़ किन को इंडोर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, किन को आउटडोर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, उसके पैरामीटर्स क्या हैं। और सवाल डॉक्टर सदाकत से पूछने के लिए अभी जो है चाह रही थी मिस शुमाइला बतूल, जो कि हमारी असिस्टेंट डायरेक्टर भी हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी हैं। ओवर टू यू। थैंक यू सर। सर आप अभी फैमिली इंटरवेंशन और प्रोसेस इंटरवेंशन बताया ना, आपने क्राइसिस इंटरवेंशन भी बताया, तो क्या क्राइसिस इंटरवेंशन पेशेंट के कंसेंट के बगैर पेशेंट को ट्रीटमेंट में लाना, इज़ इट लीगल? अच्छा, ये काफ़ी बड़ी मिथ है। पाकिस्तान में चूँकि कानून दुनिया से मुख्तलिफ है इस हवाले से कि पाकिस्तान में किसी भी किस्म का नशा करना गैर कानूनी है, शराब का या ड्रग्स का या जो भी स्ट्रीट ड्रग्स हैं या जो इस तरह की सारी ड्रग्स हैं जो मूड ऑल्टरिंग ड्रग्स हैं या माइंड ऑल्टरिंग ड्रग्स हैं,
तो पाकिस्तान में चूँकि ये बहुत बड़ी गैर कानूनी हरकत है बज़ाते खुद नशा करना, और इसकी काफ़ी बड़ी सज़ाएँ हैं नशा करने की भी, तो इस लिहाज से यहाँ जो कानून है वो अमेरिका या यूरोप या ऑस्ट्रेलिया से मुख्तलिफ है, जहाँ कानूनी तौर पर ख़रीदा हुआ नशा करना जुर्म नहीं है। तो यहाँ चूँकि जो लोग भी नशा करते हैं वो बज़ाते खुद एक जुर्म के मुर्तकिब होते हैं, तो ऐसे लोग जिनके अपने हाथ साफ नहीं होते, जो किसी जुर्म के मुर्तकिब हो रहे होते हैं, तो वो कानून की मदद इस मामले में ले नहीं सकते। हैविंग सेड दैट, ऐसा बाकायदा कानूनी वर्डिक्ट मौजूद है लाहौर हाई कोर्ट में, ये फ़ैसला हो चुका है कि नशे के मरीज़ का इलाज उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ भी हो सकता है। और उस फैसले में एक फ़िक्रा लिखा हुआ था जो कि मुझे अभी भी जहन में अच्छी तरह याद है कि नशे के मरीज़ जिनका इलाज उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हो, उन्हें अपने सितारों का शुक्रिया अदा करना चाहिए। दे शुड थैंक देयर स्टार्स कि उनके माँ बाप ने इतनी मोहब्बत भरी कोशिश और जिद्दोजहद की, स्ट्रगल किया और उनको इलाज में लेके गए और उन पर मेहनत की, रुपया पैसा सर्व किया और उनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश की। तो ऐसा फ़ैसला लाहौर हाई कोर्ट का मौजूद है जिसको चैलेंज नहीं किया गया पिछले 15 साल में, तो वो मौजूद है। तो जो लोग भी वो फ़ैसला हासिल करना चाहें, उसकी कॉपी हासिल करना चाहें, तो विलिंग वेज से वो हासिल कर सकते हैं, ताकि अगर उनके जहन में ये है कि ये कोई गैर कानूनी चीज़ है, तो ऐसा नहीं है। बज़ाते खुद यहाँ पहले नशा करना ही बहुत बड़ी गैर कानूनी हरकत है। सर मेरा यहीं पे एक क्वेश्चन है आपसे कि जो पेशेंट क्राइसिस इंटरवेंशन के थ्रू आते हैं और कुछ पेशेंट जो हैं जो कि अपनी चॉइस के साथ भी इंडोर ट्रीटमेंट के अंदर आते हैं, क्योंकि कुछ का मैल एडजस्टमेंट लेवल इतना होता है कि उनको इंडोर ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, तो इन दोनों में से कौन से जो पेशेंट हैं उनकी जो है ट्रीटमेंट ज़्यादा स्मूथली भी चलता है और उनके रिकवरी के चांसेस भी ज़्यादा? देखिए, कोई मरीज़ अपनी मर्ज़ी से इलाज गाह के अंदर दाखिल हो या उसे घर से कोई टीम लेके आए, सेफ कस्टडी में लेके आए, तो जो आउटकम है वो इलाज पे डिपेंड करती है। वो उस पेशेंट के इब्तदाई जो मेंटल मेकअप है उस पर नहीं डिपेंड करती। वो जब इलाज होता है, जब अस्पतालों में लोग जाते हैं, तो किसी भी, जैसे किसी की अपेंडिक्स का मसला पैदा हो जाता है, अपेंडिसाइटिस हो जाती है, तो अपेंडिसेक्टमी तो अस्पताल में कितने अच्छे तरीके से होगी, ये तो अस्पताल में जो काम करने वाली टीम है ये उस पर इसका इन्हिसार होता है। या किसी को दिल का दौरा पड़ा है तो हॉस्पिटल में स्टेंट्स डाले जाएंगे, तो डॉक्टर कितनी महारत रखते हैं वो अपने इस काम में, जो कि यकीनन मुश्किल नज़र आता है। तो इसी तरह जब किसी मरीज़ की मर्ज़ी ही नहीं होती इलाज की और अहले खाना सोचते हैं कि जब इसकी मर्ज़ी ही नहीं है तो इसका इलाज हम क्या कराएं, तो एक्चुअली मर्ज़ी इंसान की बदलती रहती है। मुझे बताएं, जिन लोगों की मर्ज़ी होती है वज़न कम करने की, जिन लोगों की मर्ज़ी होती है सिगरेट छोड़ने की, क्या जिन लोगों की मर्ज़ी होती है कि वो वर्जिश शुरू कर लें, तो ऐसा सब कामयाबी से कर लेते हैं? No. तो खाली मर्ज़ी कोई बहुत अहम चीज़ नहीं है। मर्ज़ी के अलावा कोई आपको मेंटोर मिल जाए, कोई गुरु मिल जाए जो आपको बड़ी मोहब्बत से उंगली पकड़ के किसी राह पे डाले, और दूसरे ऐसे लोग भी आपके इर्द गिर्द हों जो कामयाबी से वो गोल हासिल कर चुके हों, कुछ स्किल्स आप सीखें। फिर कुछ नॉन लिविंग चीज़ें भी हैं जिनसे मदद मिलती है, किताबें हैं, जैसे एप्लीकेशंस हैं, स्मार्टफोन एप्लीकेशंस हैं जो नशा छोड़ने में मदद देती हैं, वज़न कम करने में मदद देती हैं। इंटरनेट पे बहुत सा मवाद ऐसा है जो मदद देता है। फिर बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ जाने से आपको सेरेनिटी मिलती है, आपको सुकून मिलता है और आपको पता चलता है। बहुत सी ऐसी दिलचस्पियाँ और मशागल हैं जिनमें हिस्सा लेने से आपकी दिलचस्पी नशे में कम होना शुरू होती है, और आपकी फंक्शनैलिटी जब बढ़ती है तब भी नशे का रुझान कम होना शुरू होता है। तो पिछले 300 साल से एक बीमारी के इलाज में पेशरफ्त हो रही है, और पुराने इलाज को अगरचे अब अपसाइड डाउन कह के थोड़ा सा डिमीन किया जाता है, लेकिन वो बड़ा बुनियादी और ख़ूबसूरत इलाज है, और उन मरीज़ों के लिए ज़िंदगी की नवीद है जिनका सब कुछ बर्बाद हो गया होता है, जिनको घर में बर्दाश्त करना अहले खाना के लिए मुश्किल हो गया होता है, जिनकी बीवियां उन्हें छोड़ के जाने के लिए पर तोल रही होती हैं और नौकरी से उनको जवाबा हो गया होता है।
तो ऐसे मरीज़ों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए ये जो अपसाइड डाउन मॉडल कहते हैं, जिसमें एक दफ़ा तो आप जब किसी की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ उसको इलाजगाह में दाखिल करते हैं तो उसके पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाती है कि दुनिया से राब्ता कट गया और उसका सेल फ़ोन अब उसके पास नहीं है और वो अपने घर में नहीं है और वो एक महदूद क्वारंटीन में है जहाँ उस तक नशा नहीं पहुँच सकता। तो एक दफ़ा तो उसको काफ़ी मुश्किल लगता है, लेकिन फिर अगर कोई हमदर्दी से इलाज में आगे बढ़ रहा हो और विड्रॉल मैनेजमेंट अच्छी हो, यानी अलामात पसपाई का इलाज अच्छा हो, यानी नशा छोड़ने से जो तकलीफ़ें होती हैं उनको अच्छी तरह इलाज का मैनेज करे, मेडिकल हेल्प बहुत अच्छी हो, जैसे कि विलिंग वेज में मेडिकल स्पेशलिस्ट्स हैं जो कि विड्रॉल मैनेजमेंट करते हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, 20 के करीब साइकोलॉजिस्ट जो ज़्यादातर पोस्ट ग्रेजुएट है। ये सिर्फ लाहौर की बात है? मैं सिर्फ लाहौर की बात कर रहा हूँ, बाकी जगहों पे भी ऐसा ही है, हमारे यहाँ कराची और इस्लामाबाद में भी। तो जब एक इतना माहौल अच्छा हो जहाँ उनके साथ नॉन रिडिक्यूलिंग एटीट्यूड हो, उनका मजाक ना उड़ाया जाए, उन्हें इज्जत दी जाए, एक बुनियादी इज्जत दी जाए क्लाइंट होने के नाते। अगर कोई उन्होंने बुरी हरकतें की हुई हैं तो वो अपनी ज़िंदगी ख़राब की हुई है, आपको तो कोई हक़ नहीं पहुंचता कि उनके साथ कोई ऐसा रवैया रखें जिससे उन्हें शेम फील हो या उन्हें एहसास कमतरी फील हो। बल्कि आप लोग शेम हीलिंग पे भी काम करते हैं। तो पहले दिन ही जब आते हैं तो हम कहते हैं आपको आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ लाया गया, इस पर आपसे अपोलोजाइज़ करते हैं, हमें इससे कोई और बेहतर तरीका नहीं नज़र आया, और फिर हम उनसे पूछ लेते हैं कि वैसे आप बता दीजिए कि कोई और ऑप्शन थी आप। ये सर एक यहाँ पे सवाल अली हसन ने किया, कहते हैं मोस्टली पेशेंट्स कम इनटू द ट्रीटमेंट थ्रू क्राइसिस इंटरवेंशन एंड लेटर ऑन दे से that if the family had talked about it at home earlier we could have willingly come to Willing Ways। अच्छा, ये ऐसे ही आई थिंक पेशेंट्स बाद में कहते हैं, बाज़ पेशेंट्स कहते हैं कि जी मुझे बता देते तो मैं आ जाता, लेकिन मैंने अब तक हर आने वाले पेशेंट से चूँकि माफ़ी मांगना सबसे पहले ये मेरे फ़राइज़ मनसबी में शामिल है कि जो भी आता है किसी टीम के साथ तो आते ही मेरे साथ मुलाकात होती है और एक इंटरव्यू होता है, एंट्री इंटरव्यू हम उसको कहते हैं। फिर एक जब इलाज हो जाता है तो पेशेंट जा रहा होता है तो उसको एग्जिट इंटरव्यू हम कहते हैं। कितनी देर में एंट्री और एग्जिट इंटरव्यू के दरमियानी? ये 100 दिन होते हैं और हर पेशेंट को बाद में हमने आउटडोर इलाज में ही डालना होता है और इस काबिल बनाना होता है कि वो आउटडोर इलाज में, यानी जैसे कुछ मरीज़ शुरू में ही आउटडोर इलाज में आते हैं तो कुछ मरीज़ जो है वो 100 दिन के इलाज के बाद आउटडोर इलाज में आते हैं। तो जो एंट्री इंटरव्यू है ये बड़ा बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि हम बहुत हम्बली पेशेंट से बताते हैं। उसको उस वक्त कहाँ समझ आती होगी, वो तो नशा कर कर के उसका दिमाग जो है उसकी मर्ज़ी बीमार होगी और वो तो आपकी बात समझ लेता है वो बहुत आसानी से, क्योंकि जिन पेशेंट्स को लाया जाता है वो कोई अपनी मर्ज़ी से ही चल के आके एम्बुलेंस में बैठते हैं और उन्हें ऐसे इंजेक्शन दिए जाते हैं जिससे कोई नींद वगैरह नहीं आती, सिर्फ उनका गुस्सा ख़त्म होता है, कंप्लाइंस पैदा हो जाती है, वो बात मानने लगते हैं। अगरचे बाद में वो हैरान होते हैं कि वो जो इंजेक्शन लगे थे घर में मुझे नहीं समझ लगती कि उसके आधे घंटे बाद ही मैं खुशी से कैसे जाके गाड़ी में बैठ गया। और जब मेरे पास आते हैं तो मैं उनसे पहले अपोलोजाइज़ करता हूँ और रोज़ अपोलोजाइज़ करके मुझे अपोलोजाइज़ करना काफ़ी आ गया है, तो मैं उनसे बात करता हूँ कि अगर कोई इससे अच्छा तरीका हमें आता होता तो हम ज़रूर करते हैं, हम तलाश कर रहे हैं अच्छा तरीका। और फिर मैं सडनली उनसे पूछता हूँ वैसे आपके घर वालों के लिए इस ऑप्शन के अलावा कोई और ऑप्शन मौजूद थी जो उन्होंने चुनी है आपको यहाँ आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ भेज के? तो थोड़ा सा रद्दोकद के बाद वो कहते हैं कि हाँ उनके पास कोई ऑप्शन नहीं थी। और कुछ मरीज़ तो ये भी कहते हैं कि मैं भी चाहता था कि मेरा इलाज हो लेकिन मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी, तो ये जो मुझे इलाज में धक्का दे दिया गया है तो मैं इस पर खुश हूँ। इससे पहले कि मैं साहब एक सवाल और पूछें, और मैं पूछने दूंगा सिर्फ एक जाते हुए कि ये जो 100 दिन का अरसा है इंडोर ट्रीटमेंट में, इसके बाद मरीज़ जो है वो अपने घर अपनी दुनिया, उसकी फैमिली अपनी दुनिया? ना, ये ज़िंदगी भर का रिश्ता है। जैसे डायबिटीज़ के मरीज़ का डॉक्टर के साथ ताल्लुक़ रहता है लेकिन इब्तदाई ताल्लुक़ ज़रा रोज़ का होता है और बाद में कभी कभी का होता है। तो हमारे जो पेशेंट्स हैं इनकी जो बीमारी है, जो नशे की क्रेविंग है या जो नशे की रग़बत है, इसके लिए भी ख़ासा अरसा दरकार होता है कि मरीज़ सेल्फ रिलायंट हो जाएं और बिल्कुल अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी करते रहें। ज़्यादातर इसमें यही तजवीज़ किया जाता है कि कम से कम 2.5 साल
इलाज में आउटडोर बेसिस पे भी मरीज़ शामिल रहते हैं, और वो फिर पहले रोज़मर्रा की बुनियाद पर, फिर कुछ 3 महीने बाद फिर वो एक दिन छोड़ के एक दिन आना शुरू होते हैं, फिर हफ्ते में 2 दिन आना शुरू होते हैं, फिर वीकली, फिर इस तरह मंथली आना शुरू होते हैं। तो जब वो खुद से इस राह के मुसाफिर बन जाते हैं, जिसे हम सोब्राइटी कहते हैं, तो फिर हम उनकी मर्ज़ी पे भी छोड़ देते हैं कि जब वो आना चाहें वो आ सकते हैं, और उनके साथ हमारा एक परमानेंट सा रिश्ता सा बन जाता है। आप विलिंग वेज का इदारा, और आप जो है फॉलो अप पेशेंट्स को और उनकी फैमिलीज़ को इंडोर ट्रीटमेंट के बाद आप ये ऑफ़र करते हैं फॉलो अप विजिट? ये तो मैंडेटरी है, ये तो हम एडमिशन से भी पहले तय कर लेते हैं कि इंडोर इलाज का बुनियादी मकसद आउटडोर इलाज के लिए तैयार करना है, क्योंकि इंडोर इलाज किया ही उस मरीज़ का जाता है जिसका आउटडोर इलाज मुमकिन नहीं होता। ठीक है। और इंडोर इलाज के दौरान भी कई स्टेजेस होती हैं, जिसमें शुरू में अगले दिन ही मरीज़ के साथ, उसके फैमिली मेम्बर्स के साथ उसकी मुलाकात होती है, और हम देखना चाहते हैं कि जब आमना सामना उनका होता है तो मरीज़ और फैमिली मेम्बर्स के दरमियान जो इंटरेक्शन है वो कितना हेल्दी या अनहेल्दी है, या फैमिली मेम्बर्स के अंदर क्या कमज़ोरियाँ पाई जा रही हैं, वहाँ न्यू नॉर्मल्स क्या बन चुके हैं, उनके कंधे कितने ताकतवर या कमज़ोर हैं। अच्छा, पेशेंट्स की फैमिलीज उनसे मिलती रहती हैं अगले दिन जिस दिन मरीज़ दाखिल होता है, हमारी बुनियादी शर्त यही होती है विलिंग वेज में कि आप अपने पेशेंट को अबेंडन नहीं कर सकते, आपको उसे फेस करना है। जैसे बाकी मरीज़ आप अस्पताल दाखिल करवाते हैं तो फिर आप उन्हें जा के मिलते हैं, आप उन्हें अकेले नहीं छोड़ देते। तो अटेंडेंट्स भी साथ रहते हैं? नहीं, अटेंडेंट साथ नहीं रहते। वैसे कोई रहना चाहे तो हमें एतराज़ कोई नहीं है, लेकिन वैसे अटेंडेंट साथ रहने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर कोई रहना चाहे तो फिर हम कहते हैं कि जी पहले आप 1 हफ्ते की ट्रेनिंग कर लें, तो फिर आप भी साथ रह लें। क्योंकि जैसे फैमिली को सेफ़ बनाना ज़रूरी होता है, इसे हम पेशेंट सेफ कहते हैं कि फैमिली को पेशेंट सेफ बनाना, क्योंकि इस बीमारी में आहिस्ता आहिस्ता फैमिली बजाते खुद मरीज़ के लिए सेफ़ नहीं रही होती। वो कभी उसको डांट रहे होते हैं, फिर अगले दिन पैसे दे रहे होते हैं कि जाओ कर लो नशा, और वही इजाज़तें नहीं दे रहे होते और फिर वही इजाज़तें दे रहे होते हैं। तो फैमिली को ठोस बनाना, फैमिली को कायदे कवानीन का पाबंद बनाना, असर्टिव बनाना, और ये जो मरीज़ दाखिल होता है तो फैमिली को फ़ौरन ट्रेनिंग उसकी मिलती है, 1 दिन की ट्रेनिंग, और अगले दिन वो मिलते हैं, और उसको हम टच एंड गो मीटिंग कहते हैं। ठीक। टच एंड गो मीटिंग के हवाले से भी सर मेरा सवाल है, लेकिन उससे पहले क्राइसिस इंटरवेंशन, बिकॉज यहाँ पर जब हम इंक्वायरीज़ को डील करते हैं ना, तो वहाँ पर पेरेंट्स का एक खौफ सामने आता है कि जब हम उनको इंडोर और आउटडोर का बताते हैं और क्राइसिस इंटरवेंशन का बताते हैं, कि वो कहते हैं जी हमारा मरीज़ मानता नहीं, तो हम कहते हैं ये भी एक ऑप्शन है। तो बहुत सारे पेशेंट्स का सर ये खौफ होता है कि नहीं, ये हम नहीं कर सकते, बिकॉज इससे वो फिर हमें कभी माफ़ नहीं करेगा। माफ़ तो वो वैसे भी नहीं कर रहा होता। हर रोज़ कचहरी तो लग रही होती है घर वालों की, हर रोज़ उन्हें कटहरे में तो वो खड़ा कर ही रहा होता है और रवैये ख़राब कर ही रहा होता है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इंसान बदलता है। हम लोग अक्सर ये दुनिया में कहते रहते हैं ये कोई नहीं बदलता, लेकिन अगर हम अपनी ज़िंदगी पर नज़र डालें तो गुज़रते हुए वक्त के साथ हमारे इर्द गिर्द जो साथी होते हैं, स्कूल में साथ पढ़ने वाले होते हैं या ख़ानदान के लोग होते हैं, वो बदल रहे होते हैं और ज़्यादातर लोग बेहतरी की तरफ बदल रहे होते हैं। सो मोटिवेशन खाली अंदर की चीज़ नहीं है, मोटिवेशन जो है बाहर से भी दी जा सकती है। रोज़ाना टेलीविज़न पे जो एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं तो ये बाहर से मोटिवेशन है ना। आप समझते होंगे कि आप अपनी मर्ज़ी की टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हकीकत ऐसा नहीं है। आप समझते होंगे कि दिन में बेशतर फ़ैसले आप अपनी मर्ज़ी से करते हैं, लेकिन अगर आप गौर करेंगे, ट्रेस करेंगे तो उनकी जड़ें बहुत दूर तक फैली होती हैं आपके फ़ैसलों पे। हत्ता कि वो लोग जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, आप बहुत दफ़ा उनकी बातों पे अमल कर रहे होते हैं और उनकी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। और इंसान को मान बड़ा है कि वो बहुत अपनी मर्ज़ी वाला है, लेकिन इंसान कानून का कच्चा है, वो गलेबल है, वो दूसरों की मर्ज़ी का पाबंद है। और जब ज़्यादा लोग मिल के या एक मौसर इंसान किसी से बात करता है तो बहुत बड़ी तब्दीलियाँ आती हैं। तो ये जो खौफ है कि इलाज के बाद मरीज़ हमें कोई नुकसान पहुँचाएगा या हमसे गिला शिकवा करेगा, ऐसा कभी मैंने किसी को बाद में शिकायत करते नहीं पाया।
मरीज़ ममनून होते हैं इनवेरिएबली। मैं समझता हूँ कि अगर किसी ने नुकसान पहुँचाना होता तो मुझे पहुँचाता, लेकिन मैंने तो हमेशा मरीज़ों को बहुत मुअद्दब, बड़ा प्यार करने वाला, बड़ा इज़्ज़त करने वाला पाया है, और वो इस वजह से बड़ा रिस्पेक्ट करते हैं कि उनकी ज़िंदगी में उस वक्त उन्हें मदद दी गई जबकि वो मदद के ख़्वाह भी नहीं थे, और उनके ख़्याल में वो कोई बदतमीज़ी भी कर रहे थे। मेरे अंदर तहम्मुल पैदा करने में मेरे मरीज़ों ने बड़ा किरदार अदा किया, और मेरी ज़िंदगी में अगर नशे के मरीज़ ना आए होते तो मैं इतना सब्र तहम्मुल के साथ ज़िंदगी कभी भी गुजारना नहीं सीख सकता। तो मेरे तो ये उस्ताद लोग हैं ना। सही, बिल्कुल एग्री करेंगे, हम बहुत सीखते हैं पेशेंट से। हाँ, हम रोज़ सीखते हैं, और हम लोग बड़ा हम्बल होके अपने मरीज़ों और उनकी फैमिलीज़ के साथ पेश आते हैं। जिसे कहते हैं ना, नौकर की ते नखरा की ना, हमारा रवैया अपने मरीज़ों क्लाइंट्स के साथ वैसे नहीं जैसे डॉक्टर ज़रा पीर मुर्शद बन के मरीज़ों से डील करते हैं। हमारा शोबा ऐसा है, इसमें हम ह्यूमिलिटी जो है उससे ज़्यादा अच्छे नताइज पैदा करने का मौका मिलता है, और हम अपनी पेशा वराना ज़िंदगी के अंदर ह्यूमिलिटी के साथ चल रहे होते हैं। और कहीं हम 5 स्टार होटल में चले जाएं तो नखरा नुखरा हम कर सकते हैं, लेकिन जहाँ हमारा वास्ता हमारे अपने मरीज़ों से या उनके वालिदैन से होता है तो हम बहुत बेहतरी इसी में समझते हैं, और अच्छे नताइज भी इसी तरह पैदा होते हैं। ये जो टच एंड गो मीटिंग्स होती हैं, ये सारा रोल प्ले करती हैं। जो इब्तदाई 15 दिन में जो मीटिंग होती है उनको हम टच एंड गो मीटिंग्स कहते हैं, जिसमें फैमिली आके पेशेंट को मिलती है, और फैमिली तो को कर रही होती है कि मरीज़ उनसे कोई बुरा सलूक करेगा, और मरीज़ को ख़ास बुरा सलूक नहीं करता, छोटी मोटी चूँ चूँ कर सकता है, लेकिन अहले खाना को हम बता देते हैं कि वो क्या कहे तो आपने क्या कहना है, और वो कैसे उसके रवैयों को आपने मोल्ड करना है। और 5वीं 6ठी मुलाकात में मरीज़ काफ़ी अच्छे एडजस्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो अनकॉन्शियस लर्निंग उनकी हो रही होती है। उन्हें पता होता है कि जब तक हम इलाज के हक़ में बात करेंगे तो हमारी फैमिली पास ठहरेगी, और जब हम इलाज के ख़िलाफ़ बात करेंगे तो फैमिली खिसकना शुरू होती है कि अच्छा फिर कल आएंगे। तो इससे मरीज़ सीखता है कि जब मैं जाने की बात करता हूँ तो फैमिली खिसकना शुरू हो जाती है, और फिर कल आने की बात करते हैं तो फिर फैमिली चूँकि बड़ी प्यारी होती है मरीज़ों को भी, अगरचे वो कह रहे होते हैं कि मुझे नहीं परवाह, मुझे नहीं परवाह, लेकिन हकीकत में हर एक को अपनी फैमिली प्यारी होती है, और बीमार आदमी को तो फैमिली बहुत ही प्यारी होती है। आप देखें ऐसे वर्कहॉलिक्स होते हैं जो फैमिली की परवाह नहीं करते, और फिर दिल के दौरे के साथ जब अस्पताल में बिस्तर पे पड़े होते हैं तो फिर वो बीवी का हाथ नहीं छोड़ रहे होते, बच्चों का हाथ नहीं छोड़ रहे होते। तो जब इंसान कमज़ोर लम्हात में होता है या बीमार लम्हात में होता है तो उसको अपनी फैमिली की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है। तो ये टच एंड गो मीटिंग्स में हम फैमिली को सिखाते हैं कि किस तरह आपने बड़ी ठोस बातचीत करनी है, डर्टी क्वेश्चन भी करने। कुछ आप बताएंगे, आप तो रोज़ डील करते हैं। जी सर, टच एंड गो बेसिकली तो ट्रेनिंग ही होती है फैमिली की, जो हम फैमिली के साथ एक प्रोग्राम बनाते हैं कि उन्होंने इन 100 दिनों में क्या क्या सीखना है, इमोशनल मैनेजमेंट और वो सारी। सो टच एंड गो में एक हम यहाँ पर फैमिली को ट्रेनिंग देते हैं डर्टी क्वेश्चंस नहीं पूछने। अब वो डर्टी क्वेश्चन क्या है, कैसे आप, नींद अच्छी आई, खाना खाया, या ये वो सब। इसमें बुराई सर ये है कि मुझे बताएं जिनको उनके कंसेंट के बगैर लाया जा रहा है तो वो ये क्या कहेगा, मैं बहुत मजे में हूँ। नहीं, वो तो कहेगा मैंने छड़ गए थे बेड़ा गर्क। सो ऐसे सवाल पेशेंट को, जो कि एक्चुअली में पेशेंट की जो कंडीशन है वो बेहतर होती है, और फैमिली वैसे तो जब हमारे पास वैसे इंक्वायरी के लिए आ रही होती है तो तकलीफ़ में होती है, जब वो यहाँ पर पेशेंट को छोड़ देते हैं तो एक्चुअली में वो बहुत सुकून में होते हैं। तो डर्टी क्वेश्चन फैमिली को कहा जाता है कि नहीं, वो शुरू में टच एंड गो कोई 3 से 5 मिनट की होती है, शुरू में खड़े खड़े होती है। फैमिली मोटिवेशन को मैसेज ये देना होता है कि आप इनकी मोटिवेशन को ज़रा हाई करें कि चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, ये अच्छा फ़ैसला है जो हमने लिया है और तुम अच्छे लग रहे हो, ये इस तरह की बात। जैसे वो कहते हैं कि तुसी अच्छा नहीं किया, आपने अच्छा नहीं किया, आई विल सी यू, अच्छा मैं ये नशा करता हूँ अब आकर मैं हेरोइन करूँगा, थ्रेट देना शुरू करता है, तो मैं यहाँ पर या तो अपने आप को मार लूँगा या इनको किसी को नुकसान पहुँचा दूँगा। तो जब फैमिली को इस तरह के सवाल हमने ट्रेन किया होता है कि वो ये करेंगे तो ये करना है आपने, तो वो कहते हैं अच्छा फिर हम कल आएंगे। और हम फैमिली को ट्रेन करते हैं कि पेशेंट को लारा नहीं लगाना। वो कहते हैं जी कितने दिन का इलाज है, तो हम पेशेंट को बताते हैं कि जी 100 दिन का है फैमिली के थ्रू,
और फैमिली को ये कहते हैं कि ये नहीं करना, अच्छा हम डॉक्टर से बात करेंगे, या ये टू द पॉइंट बात, और यही फैमिली की ट्रेनिंग होती है जो कि अच्छा फिर टच एंड गो मीटिंग्स के बाद जो कि 2 हफ्ते का टाइम है जिसमें मरीज़ एडजस्ट हो जाता है इलाजगाह में, क्योंकि फिर उसे 1-to-1 काउंसलिंग भी मिल रही होती है, ग्रुप काउंसलिंग मिल रही होती है, और वो एक माहौल में हमने उसके लिए जो एक सरगर्मियाँ रखी हुई हैं जिससे एडजस्टमेंट में मदद मिलती है। तो फिर इस दौरान फैमिली प्रिपेयर कर रही होती है इंटरवेंशन डाटा, यानी मदाखलत की वजूहात लिख रहे होते हैं कि उन्होंने ये कदम आखिर उठाया कि मरीज़ की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ उसको इलाज में डाला, तो आखिर ये फैमिली ने कदम किन बुनियादों पर उठाया। ये जो बुनियादें हैं, जिन बुनियादों पर कोई ख़ानदान के लोग मिल के ये कदम उठाते हैं, तो वो इनको बाकायदा फिर कागज़ पे लिखते हैं और तफसील से लिखते हैं, वाक़यात की रोशनी में लिखते हैं कि वो छोटी ईद के मौके पे मैंने ये देखा था, फ़लाँ मौके पे पुलिस में जब फंस गए थे किसी कानून को तोड़ने की वजह से, नशे की वजह से, या घर पे कोई डिसरप्शन कॉज की थी, खिड़कियाँ शीशे तोड़े थे या कुछ ऐसा काम किया। मरीज़ को तो सब पता ही होता है। नहीं, पता नहीं होता। मैं आपको बताऊं कि इंसान के दिमाग में बड़ी खूबी है ऐसी चीज़ों को बुला देने की जो उसको अच्छी नहीं लगती या पुरानी हो जाती हैं, तो उनको रिफ़्रेश करने की ज़रूरत होती है। कुछ चीज़ें हमारी मेमोरी के बहुत पीछे नेहा खानों में छुपी होती हैं और कुछ चीज़ें बिल्कुल अप फ्रंट सामने फ्रेश होती हैं। तो कोई 3 हफ्ते जब मरीज़ को गुज़रते हैं इंडोर ट्रीटमेंट में, तो एक सेरेमनी होती है जिसको हम इंटरवेंशन डाटा प्रेजेंटेशन सेरेमनी कहते हैं। अच्छा, वो बैंड बाजा बजता है? हाँ, वो सारे फैमिली मेंबर मिल के अपने मुशाहदे में जो वाक़यात होते हैं, जिनके पीछे नशे की बीमारी होती है और जिनसे कोई नुकसान हुआ था या जिनसे कोई एम्बैरसमेंट हुई थी या कोई हादसा हुआ था या जिसकी वजह से इलाज का ख्याल आया, मुदाखलत का ख्याल आया, इंटरवेंशन का ख्याल आया, तो 1 by 1 प्रेजेंट करते हैं, फिर मरीज़ उनका जवाब देता है। सो ये सब चीज़ें साइंटिफिकली होती हैं। तो अहले खाना को हम ये भी सिखाते हैं कि इज़्ज़त के साथ अपनी मरीज़ की ज़िंदगी में अगर मुदाखलत की ज़रूरत है तो वो कैसे करें। ये आम लोगों को भी ज़रूरत पेश आती है। डायबिटीज़ के मरीज़ भी इलाज कोई कराने के लिए राज़ी नहीं होते। दिल के मरीज़ जिनको स्टेंट्स की ज़रूरत होती है वो दूर भागते हैं, वो जेल रोड से गुजरना छोड़ देते हैं, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के करीब से भी नहीं गुजरते। मैं एक ऐसे बहुत बड़े साइकियाट्रिस्ट को जानता हूँ जिनको दिल की बीमारी थी, जिनको अशद ज़रूरत थी, उनके दिल की 4 खून की नालियाँ बंद थी और उनको सारी दुनिया कायल करती रही कि आप जाके अपना इलाज करवाएं और अपने दिल के मामलात को ठीक करवाएं, तो वो किसी तरह राज़ी नहीं होते थे। फिर उनके एक असिस्टेंट ने, जो कभी मेरे साथ भी काम करता रहा था, उनको बहला फुसला के पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के सामने जो मैकडोनल्ड्स है वहाँ तक लाए और वहाँ से इस बहाने के यहाँ मुझे कोई काम है अंदर ले गए और वहाँ आगे डॉक्टर्स पहले से तैयार बैठे थे और उन्होंने, ये तो मुदाखलत हो गई, मुदाखलत बराए इलाज। लेकिन मैं आपको बताऊं कि उनकी कंडीशन इतनी तशवीशनाक थी जिस वक्त उनको इलाज में डाला गया कि वो जांबार ना हो सके। एक बहुत ही लायक फायक प्रोफेशनल साइकियाट्रिस्ट अपनी ज़िंदगी से इस तरह उन्होंने हाथ धो दिया कि उन्होंने अपने आप को अपनी ताकत की वजह से इलाज से महरूम रखा। मैं आपको बताऊं, जो ताकतवर मरीज़ होते हैं, जो अमीर मरीज़ होते हैं, जो स्टेटस वाले मरीज़ होते हैं, जो बड़े खिलाफ काम कर, वो उनका इलाज फिर बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो अपनी अथॉरिटी को अपने इलाज की राह में खड़ा कर देते हैं। लेकिन प्यार करने वाले अहले खाना कोई ना कोई मुदाखलत का तरीका ज़रूर निकालते हैं, वो हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठे। डॉक्टर साहब, हम तकरीबन प्रोग्राम के अख्ताम पे पहुंच चुके हैं। ये बताइए कि इरफान के लिए जो कि पॉली ड्रगिंग कर चुके हैं, हैश, आइस, क्रिस्टल मैथ, अल्कोहल और हैश और जाने क्या क्या, इनके लिए कोई, इनकी अम्मी के लिए कोई अच्छी खबर है? इनके लिए कोई चांस है? कैन वी क्रिएट सम क्राइसिस इंटरवेंशन, जैसे आपने कहा है, कोई मुदाखलत बराए इस्लाह हो सकती है, या इट इज़ अ होपलेस केस नाउ? नहीं, होपलेस केस कोई नहीं होता। लेकिन मुझे आपकी बात सुन के हैरत हुई। वो कहते हैं सारी रात हीर वारिशा सुनते रहे और सुबह उठ के पूछा कि हीर बंदा सी के बुढ़ी। तो अब कोई आपको शुबा रहा कि इरफान का जो इलाज है वो इंडोर में होना चाहिए, अगरचे हम आउटडोर इलाज के बहुत ज़्यादा अलम बरदार हैं।
लेकिन हम एक्चुअली लोगों की बेहतरी के अलंबरदार हैं। और इरफान का जो मामला है, जितनी डेवस्टेशन उनकी वालदा ने बताई है और ख़ानदान जिस किस्म की ज़हनी तकलीफ़ों में से गुज़र रहा है, तो ऐसे मरीज़ की ज़िंदगी में एक एक गुज़रता पल, एक एक दिन जो है वो ख़तरात की तरफ बढ़ रहा है। और नशे की बीमारी जितनी मुश्किल तकलीफ़ दे है, इतनी ख़तरनाक भी है। तो मैं कहूँगा कि इन्हें फिलफौर अपने मरीज़ को इंडोर इलाज में डालना चाहिए और सारी फैमिली को फिर भरपूर मेहनत करनी चाहिए वो स्किल सीखने के लिए, ताकि जो इलाज है उसको कारआमद बनाया जाए। फैमिली को पेशेंट सेफ बनाना तो इलाज करने वालों का काम है, लेकिन फैमिली का वक्त की इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार होना। देखिए, लोग रुपए पैसे की इन्वेस्टमेंट के लिए बड़ी आसानी से तैयार हो जाते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि लोग वक्त की इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार नहीं होते। लोग शेम में होते हैं, वो कहते हैं जी साढ़े मरीज़ का इलाज करो, असते ठीक ही हाँ, तो बस तुहाडे सपुर्द कीता तुसीं करो। नहीं, ऐसे नहीं होता। जबकि साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स के लिए सबसे ज़्यादा सोशल सपोर्ट की और फैमिली सपोर्ट की हर बीमारी से निकलने के लिए वो कहते हैं इट टेक्स ए फैमिली। जी जी। तो फैमिली में जब मिलजुल कर हम काम करते हैं तो टुगेदर वी विन। तो ये जो बुनियादी बॉटम लाइन है वो ये है कि आज जैसे अच्छा इलाज दूसरी प्राइमरी क्रॉनिक इलनेसेस में मैसर है, साइकेट्रिक इलनेसेस में और एडिक्शन और अल्कोहलिज्म में भी उसी मेयार का बराबर की चोट का इलाज मौजूद है। आप इंटरनेट पे जाएं, आप इलाजों को एक्सप्लोर करें, आप विलिंग वेज की वेबसाइट पे जाएं, विलिंग वेज के पेज पे रोज़ाना हम अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। और मैं एजाज भाई हैरान हूँ कि तकरीबन 50,000 क्लिक्स हमारी वेबसाइट पे पड़ती हैं। विलिंग वेज की वेबसाइट पे 50,000 क्लिक्स सारी दुनिया से। मैं किसी वक्त हैरान होता हूँ कि ये बीमारी क्या वाकई इतनी ज़्यादा फैल गई है कि जहाँ कोई एडिक्शन या अल्कोहलिज्म के हवाले से दुनिया में कहीं भी गूगल पे कोई कीवर्ड्स लिखता है तो विलिंग वेज की वेबसाइट जो है इमर्ज करके सबसे ऊपर आ जाती है। तो लोग फिर उससे फ़ायदा उठाते हैं। वहाँ सैकड़ों वीडियोज़ हैं, बहुत सारे एसेट्स हैं कि लोग घर बैठे ही इलाज में आए बगैर भी अपनी सूरत हाल को बहुत बेहतर बना सकते हैं, होप क्रिएट कर सकते हैं, कामयाबी को घर बैठे देख सकते हैं। इसका मतलब है कि विलिंग वेज लाहौर और विलिंग वेज कराची, विलिंग वेज इस्लामाबाद और सदाकत क्लिनिक भी जो है इसमें कोई ना कोई रोल प्ले कर रहा है। बिल्कुल, सदाकत क्लिनिक तो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है और सदाकत क्लिनिक कराची और मरी में वाक़या है और वहाँ कारहाय नुमायाँ अंजाम दे रहा है। सदाकत क्लिनिक में सिर्फ वही पेशेंट जाते हैं जो इंडोर में जिन्हें इलाज की ज़रूरत होती है और विलिंग बेस में इंडोर और आउटडोर दोनों काम होते हैं। और इन कामों में ये इंटेलेक्चुअल वर्क है, ये मेहनत का काम है, लेकिन ये लेबर ऑफ लव है कि जितनी मोहब्बत अहले खाना अपने प्यारे से करते हैं उसका इजहार इस तरह होता है कि क्या उसे वो वापस रिक्लेम करते हैं। बहुत से माँ बाप के लिए, बहुत से अहले खाना के लिए ये ज़िंदगी का वो सबसे बड़ा और बेहतरीन नुमायाँ कारनामा होगा जो ज़िंदगी भर में उन्होंने अंजाम दिया होगा कि उन्होंने अपने किसी प्यारे को दोबारा खुशहाली और बहाली की राह पे गामज़न कर दिया। जी मिस शुमाइला, आप कुछ कहेंगे? सर यही इसी हवाले से बात करें, हमारा प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। टच एंड गो और इसके बारे में सर और इंटरवेंशन के बारे में हम और भी बात करना चाहेंगे नेक्स्ट टाइम अगर कभी मौका मिला, बिकॉज़ यही खौफ पेरेंट्स को ट्रीटमेंट में लेकर नहीं आता है कि अगर हमने ये स्टेप ले लिया। रिसेंटली मैंने 2-3 इंक्वायरीज सवाल उठाने से जो रुकावटें हैं वो हटती हैं, दीवारें हैं जो गिरती हैं। और अहले खाना को चाहिए कि वो तन्हाई में तकलीफ़ बर्दाश्त ना करें, उन्हें अंधेरे में दर्द सहने की ज़रूरत नहीं है। वो इनबॉक्स में अपने मसले को लिख के भेज सकते हैं, वो ईमेल कर सकते हैं, वो कॉल कर सकते हैं और अपने जो ख़दशात हैं वो बयान कर सकते हैं। और फिर हमारा काम है कि उनके ख़दशात पे जब हम रोशनी डालें तो उनका डर खौफ दूर हो जाए। हम दुनिया में या तो डर की वजह से मोटिवेट होते हैं या मोहब्बत की वजह से मोटिवेट होते हैं। मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि मोहब्बत की वजह से जो मोटिवेशन है वो बड़ी खूबसूरत मोटिवेशन है। डॉक्टर सदाकत, थैंक यू वेरी मच। इस
शुमाइला आपका भी बहुत शुक्रिया, मिस पारस साहब का भी शुक्रिया। सर एक सवाल है, बार बार पूछ रहे हैं लोग, आई जस्ट वांट योर बिट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन इट। एक फिनोमेना कोई नेट पे चल पड़ा है, उसका नाम है ब्लू वेल। जी ब्लू वेल जी, इसको ज़रा आपने स्टडी करना है सर, अगली दफ़ा आपने इस पर बात करनी है। लोग रोज़ाना पूछते हैं जी ब्लू वेल चैलेंज आ गया है, बच्चों की ज़िंदगियां तबाह हो रही हैं, बच्चे खुदकुशियां कर रहे हैं, कि क्या चीज़ है, ये कौन सी वेल मछली है जो आ गई है, ये सर अगली दफ़ा हमने बात ज़रूर। तो नाजरीन ये आपको हमने ले लिया क्योंकि हमने टाइम आज एडिक्शन पे, अल्कोहलिज्म पे और विलिंग वेज का वहाँ पे क्या रोल है, इंडोर ट्रीटमेंट में हम क्या कर रहे हैं और हम आउटडोर ट्रीटमेंट में क्या कर रहे हैं, ये पूरे पैनल की बात तो आपने सुन ली। ये जो छोटी सी बात है, इतनी घबराने वाली कोई बात नहीं है, मगर ये भी आपके लिए सवाल पूछ लेंगे। वंस अगेन थैंक यू टू ऑल द पैनलिस्ट। इजाज़त चाहेंगे, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।